हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो आज हम क्लास 10th का साइंस का प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर करने वाले हैं जो अभी ही फिलहाल में रिलीज किया गया है सीबीएसई के द्वारा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम सेक्शन ए करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, द येलो कलर ऑफ टर्मरिक चेंजेस to red on addition of soap solution. When substance P is added to turmeric, there is no change in the color. Which of the following is definitely true about the substance P? P is an acid, P is not a salt, P is not a base and P is a neutral substance. तो ये क्या बोलता है कि जो येलो कलर है टर्मरिक का वो चेंज हो जाता है ऑन एडिशन ऑफ सोप सोल्यूशन। तो जो यहाँ पे टर्मरिक है वो किस प्रकार की है, एसिडिक की है। और जब वो एसिडिक की है दैट इज कि वो येलो से किस में कन्वर्ट हो रही है, रेड में चेंज हो रही है। और येलो टू रेड में कब चेंज हो रही है, ऑन द एडिशन ऑफ बेस, जब हम बेस को उसके अंदर ऐड कर रहे हैं। और जब हमने क्या किया है, एक सब्सटेंस पी को ऐड किया टर्मरिक में, तो कोई चेंज नहीं आ रहा कलर के अंदर। कोई चेंज कब नहीं आएगा कलर के अंदर, या तो वो क्या हो, एसिड हो या फिर न्यूट्रल सब्सटेंस हो कोई जो पी हम ले रहे हैं। तो यहाँ पे जो बोल रहा है कि क्या पी एक एसिड है, हाँ हो सकता है एसिड डेफिनेटली, यानी कि 100% ट्रू स्टेटमेंट पूछिए हमसे। तो पी क्या एक एसिड है, हाँ हो सकता है पी एसिड। क्या पी एक सॉल्ट नहीं है, हो भी सकता है कि नहीं है सॉल्ट, कोई और सब्सटेंस हो सॉल्ट की जगह। और पी इज नॉट अ बेस, ये एकदम ट्रू हो सकती है। ऐसा क्यों कि अगर वो बेस होगा तो क्या कर देगा, वो येलो टू रेड में कन्वर्ट कर देगा, बट ऐसा नहीं हुआ है। सो दैट मीन्स कि इसका आंसर क्या होगा, पी इज नॉट अ बेस। क्योंकि हमें पता है कि जब एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं तो वो क्या बनाते हैं, सॉल्ट प्लस वाटर बना देते हैं। ओके तो इसीलिए पी क्या है यहाँ पे, बेस नहीं है। Now the next question is, during the electrolytic refining of copper, what happens at the anode? Copper ions gain electrons to become neutral copper atoms. Neutral copper atoms gain electrons to become ions. Copper ions lost electrons to become neutral atoms, and neutral copper atoms lost electrons to become ions. तो हम पहले देखते हैं कि इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग जो होता है कॉपर का, उसके अंदर क्या होता है। हम सबसे पहले देखते हैं कि इसके अंदर होता क्या है। यहाँ पे मान लो हमारे पास क्या है, एक बीकर है, एक हमारे पास जो होती है वो इम्प्योर रॉड होती है, और यहाँ पे क्या होती है, एक प्योर कॉपर की रॉड होती है। इसको हमने किसके साथ कनेक्ट करना होता है, बैटरी के साथ कनेक्ट करना होता है। और ये जो सोल्यूशन होता है वो किसका सोल्यूशन होता है, कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन होता है। ये होती है हमारी इम्प्योर और ये साइड होती है प्योर, दैट इज ये होता है कैथोड एंड ये साइड होता है हमारा एनोड। तो जब इसके अंदर क्या होता है, CuSO4 के अंदर Cu2 पॉजिटिव और SO4 नेगेटिव के जो होते हैं आयंस इस सोल्यूशन के अंदर होंगे जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे। और ये बहुत सारे होते हैं ऐसे, Cu2 प्लस एंड SO4 -2। तो एनोड पे बेसिकली होता क्या है, ऑक्सीडेशन होता है। दैट इज कि यहाँ पे कॉपर क्या करता है, ये हमारी कॉपर की थी, तो इसने क्या किया था, कॉपर ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज किए थे। तो 2 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो पूरे इधर ट्रांसफर होंगे, इधर यहाँ पे, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स आ रहे होंगे। तो अब इसमें होता क्या है कि एनोड पे तो क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स लॉस हो रहे हैं। तो Cu में से जब 2 माइनस होते हैं इलेक्ट्रॉन्स तो क्या बनता है, Cu+2 बनता है। और कैथोड पे क्या हो रहा होता है, रिडक्शन हो रहा होता है। दैट इज कि Cu+2 जो था उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स ऐड हो रहे होते हैं और Cu बनता है, जो किस फॉर्म में होता है, यहाँ पे सॉलिड फॉर्म में होता है। तो ये वो 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो एक्स्ट्रा होते हैं, जो एक्स्ट्रा होते हैं, राइट। तो ये जो होती है हमारी, ये जो कॉपर आती है वो किस फॉर्म में आती जाती है, प्योर फॉर्म में आती जाती है। तो यहाँ पे यही पूछता है कि होता क्या है एट दी एनोड। एनोड पे क्या होता है बेसिकली, तो एनोड पे क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या कॉपर आयंस इलेक्ट्रॉन्स गेन कर रहे हैं ताकि वो न्यूट्रल कॉपर एटम हो जाए, नो। क्या जो न्यूट्रल कॉपर एटम था उसने इलेक्ट्रॉन्स को गेन किया है ताकि वो आयन हो जाए, नहीं। कॉपर आयंस ने के इलेक्ट्रॉन्स को लूज किया है सो दैट वो न्यूट्रल एटम हो जाए, नहीं। जो न्यूट्रल कॉपर था हमारे पास, जो न्यूट्रल कॉपर एटम था उसने इलेक्ट्रॉन्स लॉस किए हैं सो दैट कि वो क्या बन जाए, आयन बन जाए। तो ये एकदम ट्रू है। तो सेकंड का ऑप्शन क्या है, डी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आइडेंटिफाई द
एंडोथर्मिक रिएक्शंस अमंग द फॉलोइंग। हमारे पास ये 4 रिएक्शंस दे रखे हैं और आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी एंडोथर्मिक रिएक्शन है। एंडोथर्मिक बेसिकली क्या होता है, जहाँ पे हीट एब्जॉर्ब होती है, जहाँ पे हीट एब्जॉर्ब होगी तो वो हमारी कौन सी है, एंडोथर्मिक रिएक्शन है। फर्स्ट वाली तो हमको 100% दिख रही है कि कैसी रिएक्शन है ये, एंडोथर्मिक, क्योंकि इसके अंदर सनलाइट का यूज़ हो रहा है, तो पी तो है ही हमारी। ऑल राइट, अगर हम इसकी बात करें Na2CO3 ट्वाइस ऑफ HCl, ये तो इसमें हीट का यूज़ ही नहीं हो रहा है, तो इसीलिए ये नहीं है यहाँ पे। सिमिलरली जो हमारा ग्लूकोज का फॉर्मूला है, ग्लूकोज में ऑक्सीजन का यूज़ किया है, क्या हमको हीट एनर्जी चाहिए होती है वो कार्बन डाइऑक्साइड बनाने के लिए? नो, ऐसा कभी नहीं होता। और नेक्स्ट जो कैल्शियम कार्बोनेट है वो डीकम्पोज हो रहा है, तो यहाँ पे क्या हो रही है, ये डीकम्पोजिशन रिएक्शन हो रही है। तो कैल्शियम कार्बोनेट को अगर हमें तोड़ना है तो क्या वो अपने आप से टूट जाएगा? नहीं, हमको यहाँ हीट देनी पड़ेगी, दैट इज। और ये जो है हमारा वो क्या होता है यहाँ पे, ये क्विकलाइम होता है। ऑल राइट, यहाँ पे थर्मल डीकम्पोजिशन हो रही है। सो आंसर क्या होगा इसका, डी, ओनली पी एंड एस। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, Ashok has written the following reactions to show how metals can be obtained from their ores. अशोक ने कुछ reactions लिखी हैं, ये 4 reactions, तो दिखाने के लिए कि मेटल्स को कैसे ऑब्टेन कर सकते हैं हम ओर से। तो हमको आइडेंटिफाई करनी है इनकरेक्ट रिएक्शन अमंग द फॉलोइंग। इन सब में से जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है उसको हमें देखना है। Fe2O3 क्या होता है यहाँ पे, बेसिकली हेमाटाइट होता है, ये एक ओर है हमारा। जब हम इसके अंदर कार्बन को रिएक्ट कराते हैं तो यहाँ पे इसके अंदर मेटल हमको ऑब्टेन हो जाता है, क्योंकि ये हमारे जो मेटल्स हैं वो किस रिएक्टिविटी सीरीज में आते हैं, मॉडरेट रिएक्टिविटी के मेटल्स हैं ये। अगर हम Na2O+C की बात करें, Na2O में से जब हम कार्बन को रिएक्ट कराएंगे तो हमको ये Na और ये CO नहीं मिल पाता है, क्योंकि यहाँ पे जो सोडियम होता है वो बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है। रिएक्टिव होने की वजह से ये कंपाउंड जो होता है वो कार्बन के साथ रिएक्ट नहीं करता, तो इसको हम डायरेक्टली ऑब्टेन नहीं कर सकते हैं। तो हमें इस प्रोसेस के लिए क्या करना पड़ता है, इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग करना पड़ता है। और बाकी की जो है ये जिंक ऑक्साइड एंड कॉपर ऑक्साइड वालों में से हम जिंक को और कॉपर को अलग कर सकते हैं, क्योंकि ये सारी किसके होते हैं, मॉडरेट रिएक्टिविटी के लिए। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारे पास, क्यू वाला। सो आंसर इज बी, ओनली क्यू। Now the next question is, the following reactions are carried out in open vessels. तो कुछ reactions करी गई हैं open vessel के अंदर, ये reactions हैं। then हमको क्या करना है, which of the following correctly shows if the weight of the reaction vessel and contents increases, decreases or remains the same after the reaction as compared to before the reaction। तो जो पहली वाली reaction हो रही है हमारी, इसके अंदर क्या हो रहा है, ऑक्सीजन जब ऐड करी हमने तो हीट प्रोवाइड करी, यहाँ पे क्या हो गई है, कंबाइन हो गई, यानी कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन हुई है। सिंगल सिंगल कंटेंट का रखा तो कम था, जब हमने इस साइड रखा तो क्या हो गया, ये जब इकट्ठा हो गया यानी कि कंबाइन हो गया तो इनका मास जो था वो बढ़ जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो पी में क्या होगा, यहाँ पे इंक्रीज होगा। ऑल राइट, तो यानी कि अब ये वाला तो हमारे कैंसिल ही हो गए दोनों, अब इन दोनों में से बचे। अगर हमारा जिंक रिएक्ट कर रहा है कॉपर सल्फेट के साथ तो जिंक क्या करेगा, अब इसको डिस्प्लेस कर देगा। तो यहाँ पे ये कौन सी रिएक्शन हुई, एक तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रही है यहाँ पे। और जब जिंक का कुछ मास था तो जब इसके साथ कंबाइन किया तो वो मास इसके साथ ऐड ऑन हो गया ना, कॉपर तो अलग निकल ही गया, तो यानी कि अब इसका भी सेम रहेगा मास और इसका भी सेम रहेगा, तो इसका क्या होगा यहाँ पे, रिमेन्स द सेम। अगर हम फेरस सल्फेट की बात करते हैं तो जब हमने हीट प्रोवाइड किया तो Fe2O3 SO2 एंड SO3 तो वो डीकम्पोज हो गई है यहाँ पे। तो जब डीकम्पोज हुआ है, मान के चलो इसका ज़्यादा था, तो जब कोई चीज़ डीकम्पोज हो जाएगी तो इंडिविजुअल जो मास अगर हम कंटेंट का देखेंगे तो कम हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे, डी ऑप्शन हो जाएगा, दैट इज इंक्रीज, रिमेन्स द सेम एंड डिक्रीज। Now the next question is, a solution of a base with pH 12.1 is given. एक बेस का सोल्यूशन है हमारे पास जिसका pH कितना है, 12.1 है। So which of the following can be done to increase its pH? अगर हम उसको pH को increase करना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, क्या हमको डिस्टिल वाटर ऐड करना पड़ेगा उसमें, या सोल्यूशन ऐड करना पड़ेगा ऑफ डिफरेंट बेस विद pH 8.7, या फिर कुछ ड्रॉप्स ऐड करनी पड़ेंगी एसिड की विद एन अननोन pH। तो जो डिस्टिल वाटर होता है उसका pH
कितना होता है 5.7 अराउंड होता है। और हमें ये अगर हमको डिक्रीज करना है तो हम इसको ऐड कर सकते हैं इसके अंदर, या फिर हम क्या कर सकते हैं डिफरेंट बेस का पीएच ऐड कर सकते हैं, या कुछ ड्रॉप्स एसिड की हम ऐड कर सकते हैं ऑफ अननोन पीएच। सो इसका ऑप्शन क्या है, एनी ऑफ पी क्यू एंड आर। अब 7th क्वेश्चन आता है, 1 मोल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स रिक्वायर्स 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन टू फॉर्म अ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बाय कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन। कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन के अंदर क्या होता है, जब हम ऐड करते हैं किसको, हाइड्रोजन को, इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। अब बात आती है कि कैटलिस्ट क्या होता है। कैटलिस्ट सब्सटेंस होता है जो क्या करता है, हमारी रिएक्शन को फास्ट फॉरवर्ड कर देता है। तो यहाँ पे हम कैटलिस्ट का यूज कोई भी कर सकते हैं, लाइक निकल, पैलेडियम एंड प्लैटिनम, तीनों में से हम कोई भी यूज कर सकते हैं। और इन्हीं का क्यों यूज करते हैं, क्योंकि इनके सरफेस पे क्या होता है, छोटे छोटे पोर्स होते हैं, सो दैट जब हम हाइड्रोजन गैस को रिएक्ट कराएंगे तो वो इजीली क्या हो जाएगी, इसके ऊपर स्टिक हो जाएगी इसके सरफेस पे। तो इस क्वेश्चन में क्या बोलता है कि हमें 1 मोल किस कंपाउंड, यानी कि कंपाउंड दे रखे हैं हमको 4 यहाँ पे PQRS, तो इनमें से किस एक कंपाउंड के लिए हमको 2 मोल्स चाहिए हाइड्रोजन के, सो दैट कि वो क्या बन जाए, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अगर मैं इसके अंदर H2 की अगर हम बात करें तो H2 तो सिर्फ क्या है, ये 1 मोल है। 2 मोल्स के लिए हमको क्या लगाना पड़ेगा, यहाँ पे 2 लगाना पड़ेगा। तो प्लस मैं अगर करूँ 2H2, तो अगर मैं इसके अंदर 2H2 करूँ, दैट इज हमारे पास कितने हाइड्रोजन है, 4 हाइड्रोजन है। अगर यहाँ पे बात होती है CH2 डबल बॉन्ड CH2, अगर मैं इसके अंदर H2 ऐड करती हूँ तो यहाँ पे क्या होता है, एक हाइड्रोजन मेरा इस कार्बन पे चला जाता है और एक हाइड्रोजन मेरा इस कार्बन पे चला जाता है और वो सैचुरेटेड बन जाते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास है 4, तो हमें क्या करना है, अब 4 हाइड्रोजन को ऐड कराना है। तो सबसे पहले हम P कंपाउंड को देखते हैं। अगर हमें एक इसका बॉन्ड हटवाना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक H इधर लगाएंगे और एक H इधर लगाएंगे, दैट इज 2 हाइड्रोजन हो गए। सिमिलरली अगर मैं इस कार्बन, इन 2 कार्बन की बात करूं यहाँ पे, तो क्या होगा, अगर एक बॉन्ड मेरे को तोड़ना है तो मुझे एक हाइड्रोजन यहाँ ऐड करना पड़ेगा और एक हाइड्रोजन यहाँ ऐड करना पड़ेगा। तो ये 2 मोल्स प्रॉपरली फिट हो गए हैं यहाँ पे, तो ये हमारा क्या बन गया है, अब सैचुरेटेड बन गया। तो दैट इज P, तो ऑप्शन है हमारे पास। अगर मैं अब यहाँ पे Q की बात करूँ, अगर प्लस 2H2, तो मुझे 4 हाइड्रोजन लगाने हैं। अगर मैं एक बॉन्ड ब्रेक करूंगी तो एक हाइड्रोजन यहाँ आ गया, एक हाइड्रोजन यहाँ आ गया। अब यहाँ पे क्या है, ये मेरे पास ट्रिपल बॉन्ड है, यानी कि अल्काइन दे रखा है मुझको ये। अब मेरे को अगर मैं एक बॉन्ड हटाऊंगी तो एक हाइड्रोजन आ गया, तो अब हमारे पास स्टिल अभी भी क्या है, एक डबल बॉन्ड रह जाएगा। अब डबल बॉन्ड के लिए हमको तो और हाइड्रोजन है ही नहीं, सिर्फ 4 हाइड्रोजन थे, तो इसीलिए ये आंसर पॉसिबल नहीं है। अगर हम R की बात करें तो अगर मैं वही सेम प्लस 2H2 को 2 मोल्स अगर मैं ऐड कर रही हूँ हाइड्रोजन के, तो एक बॉन्ड हटाएंगे यहाँ से तो कितना आ जाएगा, H और H। अब कोई बॉन्ड तो है ही नहीं यहाँ पे, ये क्या है एक हमारा, ये तो फंक्शनल ग्रुप है, इसको तो हमें ब्रेक करने की नीड ही नहीं है। तो यहाँ पे हमारे पास सिर्फ H2 का यूज हुआ है, ना कि 2H2 का, तो ये R भी नहीं है। अगर हम S की बात करें तो S की बात करेंगे तो जब हम एक बॉन्ड को तोड़ेंगे तो एक हाइड्रोजन यहाँ आएगा, एक हाइड्रोजन यहाँ पे आ जाएगा। सिमिलरली जब हम एक और बॉन्ड को तोड़ेंगे तो एक हाइड्रोजन यहाँ आ जाएगा और एक हाइड्रोजन यहाँ आ जाएगा। तो अब ये हमारे जो कंपाउंड है ये कैसा हो गया है, सैचुरेटेड हो गया, क्योंकि 4 हाइड्रोजन थे हमारे पास और 4 ही हाइड्रोजन यहाँ पे क्या हो गए, लग गए। तो ये क्या बन गया हमारा, सैचुरेटेड। तो आंसर क्या है इसका, P एंड S, सी ऑप्शन है, दैट इज ओनली P एंड S। Now the next question is, look at the diagram below carefully. Plant है एक ये, Z H2O पे है, Y कार्बन डाइऑक्साइड एंड X O2. Identify the process taking place at Z. Z पे कौन सा प्रोसेस हो रहा है वो आइडेंटिफाई करना है हमको। तो जो X पे जो हो रहा है, यानी कि प्लांट्स ऑक्सीजन को गिवन आउट कर रहे हैं, तो ये तो हो गया हमारा कौन सा, फोटोसिंथेसिस। सिमिलरली जब कार्बन डाइऑक्साइड को वो गेन करेंगे तो ये भी किस टाइम पे होता है, ये भी फोटोसिंथेसिस पे होता है। अगर हम Z की बात करें तो Z पे क्या हो रहा है, वाटर को क्या कर रहे हैं, वो आउट कर रहे हैं, यानी कि लॉस कर रहे हैं वाटर का लॉस कर रहे हैं ये विद द हेल्प ऑफ स्टोमेटा। तो B ऑप्शन होगा, दैट इज यहाँ पे क्या हो रहा है, ट्रांसपीरेशन हो रहा है। और ट्रांसपीरेशन मतलब क्या होता है, जहाँ पे लॉस होता है वाटर का थ्रू स्टोमेटा की हेल्प से जब वाटर लॉस होता है उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसपीरेशन बोलते हैं। ऑलराइट।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज lime water turns cloudy in the presence of a gas which is a byproduct of respiration. respiration का जो byproduct होता है वो क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड. ओके, shown below are the 4 setups kept in sunlight for 24 hours. ये 4 सेटअप है कुछ हमारे पास, तो इनको सनलाइट की प्रेजेंस में रखा गया है 24 आवर्स के लिए. और इस सब के अंदर क्या है? लाइम वाटर है, पॉट है, इनमें ग्लास टैंक है, और ये वाला जो ग्लास टैंक है उसको कोटेड करे गए हैं इन दोनों को. ये कोटेड नहीं है. इसके अंदर प्लांट है, इसके अंदर प्लांट नहीं है, ओनली पॉट है. इसके अंदर भी प्लांट है और इसके अंदर पॉट है, सिर्फ प्लांट नहीं है. सो इन विच सेटअप इज लाइम वाटर एक्सपेक्टेड टू बी क्लाउडिएस्ट? क्लाउडिएस्ट किस फॉर्म में, किस वाले सेटअप के अंदर होगा? तो हमें पता है कि जो लाइम वाटर होता है, जब लाइम वाटर रिएक्ट करता है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, और ये वही कार्बन डाइऑक्साइड होती है जो क्या है? बाई प्रोडक्ट है एज ए रेस्पिरेशन. तो जब ये रिएक्ट करती है तो क्या बनाती है? कैल्शियम कार्बोनेट बनाती है और वाटर बनाती है. और जब ये कैल्शियम कार्बोनेट बना देगी तो किस फॉर्म में बन पाएगा? इसके अंदर तो प्लांट ही नहीं है, इसके अंदर तो हो ही नहीं पाएगा. और इसके अंदर तो प्लांट है, लाइम वाटर भी है, बट ये कोटेड नहीं, क्योंकि और भी गैसेस ऐड ऑन हो सकती हैं, तो ये सेटअप भी पॉसिबल नहीं है. इसमें तो प्लांट ही नहीं है, तो ये सेटअप नहीं है. तो कौन सा सेटअप होगा? ओनली आर. सो ऑप्शन इज सी, सेटअप आर इज द करेक्ट आंसर. Now the next question is, a homozygous dominant guinea pig with black fur is crossed with a homozygous guinea pig with white fur. The F1 generation is crossed with itself. What percentage of F2 generation is expected to show white fur coat? तो ये क्या है कि हमारे पास ब्लैक फर के जो गिनी पिग हैं वो डोमिनेंट हैं, राइट. अगर मैं यहाँ पे लूँ वाइट के गिनी पिग, यानी कि ये हमारे कौन से हो गए? गिनी पिग हो गए जिसके वाइट फर है. अब ये क्या थे? हमारे पेरेंट्स थे, तो इसका एक क्या आएगा? गैमेट आएगा, और इसका भी एक गैमेट आएगा. तो जब ये दोनों क्रॉस करेंगे तो F1 जनरेशन जो आएगी वो सारी की सारी कैसी आएगी? हमारी 100% ब्लैक आएंगे, ब्लैक फर के आएंगे 100%, राइट. ब्लैक फर के नीचे अब हमें क्या करना है कि तो जो F1 जनरेशन आई है उसने खुद से ही क्या किया है? क्रॉसिंग करी है. तो खुद से जब क्रॉसिंग करेंगे तो क्या बनेगा? यहाँ पे ये ब्लैक, ये वाइट, ये ब्लैक, वाइट. तो जब ये ब्लैक वाइट आए हैं, ये क्या होगा? ब्लैक ब्लैक, ये ब्लैक वाइट, ये ब्लैक वाइट एंड ये वाइट वाइट. तो हमसे किसका पूछा था? वाइट वाले का पूछा था. तो इसके अंदर क्या होगा कि ये जो है हमारा वो कौन सा है? ब्लैक फर का है. और 2 जो होंगे हमारे वो किसके होंगे? ये भी ब्लैक फर के होंगे. और अगर हम इसकी बात करें WW की, तो ये कौन से होंगे? वाइट फर के होंगे. ऑलराइट. तो अगर हम इसका जीनोटिपिक रेशो की बात करें, पूछा जा सकता है आपसे कि जीनोटिपिक रेशो क्या होगा. तो जीनोटिपिक रेशो कितना होगा इसका? 1:2:1. ये किसका है? हमारा कैपिटल बी का. और ये 2 किसके हैं? हमारे ब्लैक के और वाइट के. और ये किसका है? वाइट का. और अगर फिनोटिपिक रेशो की बात करें तो फिनोटिपिक कौन सा है यहाँ पे? तो फिनोटिपिक रेशो कौन सा हो जाएगा यहाँ पे? 3:1. और ये 3 किसका है? ब्लैक का. और ये 1 किसका है? वाइट का. तो यहाँ पर 25% वाइट फॉर गिनी पिग है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, person X suffers from a condition that affects the normal functioning of the pituitary gland. Which of the following is most likely a direct इफेक्ट ऑफ पर्सन एक्स कंडीशन? कोई एक पर्सन है एक्स, वो सफ़र कर रहा है कंडीशन से जो इसके जो नॉर्मल फंक्शनिंग होती है ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड की. तो कौन सा इसमें से लाइकली, कौन सी कंडीशन को वो सेटिस्फाई कर रहा है? तो हमें पता है कि जो पिट्यूटरी ग्लैंड होता है वो किस शेप का होता है? एक तो पी साइज का शेप होता है इसका. और ये हमारा क्या होता है? बेसिकली ये एंडोक्राइन ग्लैंड होता है जो हमारे कहाँ सिचुएटेड होता है? एट द जो ब्रेन का जो बेस होता है वहाँ पे प्रेजेंट होता है. तो इसका ऑप्शन वैसे है सी, इनसफिशिएंट ग्रोथ ऑफ द बॉडी. यानी कि जो हमारा क्या होता है इसके अंदर, ह्यूमन की जो ग्रोथ हार्मोन है वो वाला ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन, जिसको हम क्या बोलेंगे? HGH.
H बोलेंगे। अगर इनसफिशिएंसी होती है आयोडीन की, उससे तो डिजीज कौन सा होता है, गॉइटर डिजीज होता है, और जो क्या इफेक्ट डालता है, थायराइड ग्लैंड को। तो ये तो ऑप्शन था ही नहीं हमारा, राइट, तो ये नहीं है। अगर हम बात करें इसमें इर्रेगुलर हार्ट बीट की, तो इर्रेगुलर हार्ट बीट जब होती है तो उसमें क्या होता है, अरिथमिया होता है, तो वो भी इफेक्ट नहीं डाल रहा है। तो नेक्स्ट क्या था बचा अब यहाँ पे, इनएबिलिटी टू रेगुलेट ब्लड शुगर। जब ब्लड शुगर की बात होती है यहाँ पे, तो क्या होता है उस केस में, डायबिटीज होता है, और ये कौन से ग्लैंड्स को इफेक्ट डालता है, पैंक्रियाटिक ग्लैंड को डालता है। बट हमसे कौन से पूछे थे इन्होंने, पिट्यूटरी ग्लैंड, तो पिट्यूटरी ग्लैंड का क्या आएगा, इनसफिशिएंट ग्रोथ ऑफ द बॉडी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, the time duration from the sowing of seeds to the harvest of crops is critical for the agriculture purposes. Based on the information above, select a reason why farmers prefer vegetative propagation for growing the crops. सबसे पहले बात आती है कि जो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन है वो होता क्या है। तो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन जो होता है वो हमारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, जो किसके अंदर हो सकता है, लीव्स में हो सकता है, रूट्स में हो सकता है, या फिर स्टेम्स वगैरह में हो सकता है, राइट। अब ये भी, इसमें भी 2 टाइप्स के होते हैं, एक होता है नेचुरल और एक होता है आर्टिफिशियल। तो नेचुरल जो होता है वो हमारा कौन कौन से होते हैं इसके अंदर, जो किस में होते हैं, स्टेम्स में, रूट्स में, लीव्स में, या बल्ब्स जो होते हैं उसके अंदर। अगर हम बात करें आर्टिफिशियल की, तो वो किस किस के अंदर होता है, ग्राफ्टिंग होते हैं उसका मेथड, और कौन सा होता है, कटिंग होता है, और लेयरिंग होता है, ठीक है। बेसिकली अब यहाँ पे वो वेजिटेटिव को क्यों प्रेफर करते हैं। सीडलेस क्रॉप्स कैन ऑल्सो बी प्रोड्यूस्ड, क्या सीडलेस क्रॉप्स को भी हम प्रोड्यूस कर सकते हैं, फॉल्स, नहीं होता है ऐसा। ऑफस्प्रिंग प्लांट्स आर जेनेटिकली सिमिलर टू पेरेंट प्लांट्स, जो ऑफस्प्रिंग प्लांट्स होते हैं कि वो सिमिलर होते हैं जेनेटिकली, ऐसा तो जरूरी नहीं है। और प्लांट्स जो ग्रो किए जाते हैं वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के द्वारा, वो बियर फ्रूट्स अर्लियर, उनके अंदर फ्रूट्स जल्दी आ जाते हैं। यस, इट इज पॉसिबल, एंड वेजिटेटिव प्रोपोगेशन डज नॉट डिपेंड ऑन द एक्सटर्नल एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन, फॉल्स, पॉलिनेशन तो करवाना पड़ता है उनका, तो ये भी गलत है। सो ऑप्शन इज C. All right. Next question is, the circuit below consists of a variable resistor connected in series with the two 2000 ohm resistors. The variable resistors can be adjusted to any value between the 0 to 4000 ohm. तो हमको चूज करना है अब इसमें से, राइट। अब यहाँ पे हमको एक ही सर्किट दे रखा है, ये हमारा क्या है, वेरिएबल रजिस्टर है, ये हमारा, ये दो हमारे पास रेजिस्टर्स लगा रखे हैं, ये 2000 का, ये भी 2000 का, और इस पे क्या लगा रखा है, वोल्ट मीटर लगा रखा है। एज द रेजिस्टेंस ऑफ द वेरिएबल रेजिस्टर इज चेंज, तो जो वेरिएबल रेजिस्टर जो है उसका रेजिस्टेंस चेंज होता है, तो हमें स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू रीडिंग को दिखाना है ऑन द वोल्ट मीटर। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि अगर हम सबसे पहले इस वेरिएबल रेजिस्टर की, यानी कि अगर मैं इसका रेजिस्टेंस मान लूँ R1, इसका रेजिस्टेंस R2 एंड इस रेजिस्टर का रेजिस्टेंस R3, ये सारी के सारे सीरीज में कनेक्ट है, और सीरीज के अंदर क्या होता है कि सेम करंट फ्लो करता है, बट जो वोल्टेज होता है वो अलग अलग होता है, राइट। तो अगर मैं R1 की वैल्यू सबसे लोएस्ट लेके चलूँ, दैट इज 0 लेके चलूँ, तो R2 कितना है, 2000 है मेरे पास, और R3 कितना है, 2000 है, राइट। अब मेरे को क्या करना है इसमें से, अगर मैं I की वैल्यू फाइंड आउट करूँ तो क्या होगी, V बाई आर, V कितना है यहाँ पे 12 डिवाइडेड बाय, और रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है उस केस में 4000 है, ऑलराइट 4000 है। तो अब मैं वोल्टेज की वैल्यू निकालूंगी इस पर्टिकुलर के लिए, तो V इज इक्वल्स टू आई आर, आई की वैल्यू 12 बाय 4000 इंटू रेजिस्टेंस कितना है 2000, 0 से 0 कैंसिल, 4 3 ज़ा 12, इट इज 6 वोल्ट, राइट। जब हमने क्या लिया, वेरिएबल रेजिस्टर की वैल्यू को क्या लिया है, 0 लिया है। अगर अब मैं वेरिएबल रेजिस्टर की वैल्यू को मिडल वैल्यू लूँ, दैट इज मैं यहाँ पे 2000 लेके चलूँ, अगर ये 2000, R2 इज ऑल्सो 2000 एंड R3 इज 2000, तो उस केस में I की वैल्यू सेम V बाय आर बाय ओम्स लॉ, दैट इज 12 बाय 6000 एम्पियर। और यहाँ से V की वैल्यू अगर मैं फाइंड आउट करूँ फॉर पर्टिकुलर दिस रेजिस्टर, कितनी हो जाएगी, 12 बाय 6000 इंटू 2000, 30 से 30 कैंसिल, 6 2 ज़ा 12, दैट इज 4 वोल्ट, ऑलराइट। अब अगर मैं यहाँ पे रेजिस्टर की वैल्यू R1 की वैल्यू मैक्सिमम वाली लूँ, दैट इज 4000, R2 की वैल्यू 2000 एंड R3 की वैल्यू
2000। तो I की वैल्यू कितनी हो जाएगी, V बाय आर बाय ओम्स लॉ, दैट इज 12 बाय 8000 एम्पियर। और अगर मैं V की वैल्यू निकालूंगी फॉर द पर्टिकुलर रेजिस्टर तो कितनी आ जाएगी, 12 बाय 8000 इंटू, और रेजिस्टेंस कितना है 2000, 30 से 30 कैंसिल, 2 4 जा 8 एंड 4 3 जा 12, दैट इज 3 वोल्ट। तो सबसे मिनिमम कौन सी आई है, 3 वोल्ट, 4 वोल्ट और 6 वोल्ट। तो हमको क्या दिख रही है यहाँ पे, सबसे मिनिमम 3 वोल्ट वैल्यू आई है। तो आंसर क्या है इसका, 3 वोल्ट। आई होप समझ आएगा आपको। Now the next question is, the frequency of AC in some countries is 60 Hz. What does this mean? तो कुछ कंट्रीज में क्या होता है, जो AC की वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 60 Hz होती है। अब इस 60 Hz का मतलब क्या होता है, 60 Hz मीन्स 60 साइकिल्स पर सेकेंड, कि एक सेकेंड के अंदर 60 साइकिल्स को कंप्लीट करना। अब 60 साइकिल्स वो बनती कैसे हैं ये देख लेते हैं एक बार। ये हमारा जो है वो वोल्टेज का वेव फॉर्म है, राइट। इस साइड हमारी क्या है, पॉजिटिव वोल्टेज होती है, नीचे नेगेटिव। ये एक वेव पूरी है हमारी, एक वेव ऐसे होगी, राइट। और ये क्या है हमारा, यहाँ पे 0 वोल्टेज। तो जब मैक्सिमम हाइट पे पहुंचेगी तो ये कितना होता है यहाँ पे, प्लस का 220 वोल्ट, और जब ये नीचे वाले पे पहुंच जाता है तो ये कितना होता है, माइनस का 220 वोल्ट। और यहाँ से लेके यहाँ तक हमारा क्या कहलाता है, पूरी एक साइकिल कहलाती है। ये 1 साइकिल होती है। तो ये एक साइकिल की बात हो रही है, और यहाँ पे क्या होता है, ये 0 वोल्टेज होती है। ये ऐसी वेव फॉर्म्स ये चलती रहती हैं। हमको एक साइकिल की ये दे रखी है, हमें 60 साइकिल्स की बतानी है। तो 60 साइकिल्स मतलब ऐसी वेव फॉर्म्स कितनी बार बनेंगी, 60 बार बनेंगी, 60 टाइम्स कंप्लीट होंगी, राइट। तो यहाँ पे क्या पूछे कि करंट जो है वो क्या चेंज हो रहा है 60 टाइम्स इन अ सेकेंड। नो, यहाँ पे देखो आपकी पहले एक बार गया 1 एंड 2 बार चेंज हुआ है फॉर 1 साइकिल। अगर मैं 60 की बात कर रही हूँ तो 60 इंटू 2 दैट इज 120 टाइम्स चेंज होगा वो एक सेकेंड के अंदर। तो आंसर क्या होगा फिर इसका, so the answer is B, that is the current changes direction 120 times in a second। तो एक सेकेंड के अंदर वो कितनी करेगा, 120 टाइम्स बार अपनी करंट के डायरेक्शन को चेंज करेगा। All right, next question is, Raman wants to draw a graph to show how the resistivity of a wire changes with the length of the wire. What should his graph look like? तो जो रमन है उसको एक ग्राफ ड्रॉ करना है, रेजिस्टिविटी ऑफ अ वायर विद द लेंथ ऑफ द वायर। तो उसका ग्राफ कैसा दिखेगा, जो रेजिस्टेंस होता है वो क्या होता है, रो L बाय ए। और अगर मैं रेजिस्टिविटी की बात करूं तो रेजिस्टिविटी और L दैट इज आर ए बाय एल। ऑलराइट, तो हमारा जो रेजिस्टिविटी होती है वो लेंथ या थिकनेस पे डिपेंड नहीं करती है, लेंथ पे या फिर थिकनेस पे डिपेंड नहीं करती है, लेकिन डिपेंड किस पे करती है कि सब्सटेंस का नेचर कैसा है, नेचर ऑफ अ सब्सटेंस और उसका टेम्परेचर एंड टेम्परेचर। तो आप इस फर्स्ट डायग्राम के अंदर देखिए कि लेंथ जैसे जैसे बढ़ रही है रेजिस्टिविटी इंक्रीज हो रही है, क्या ऐसा है, नहीं, क्योंकि हमने पहले ही बोल दिया कि जो रेजिस्टिविटी है वो लेंथ पे डिपेंड ही नहीं है, तो ए ऑप्शन तो है ही नहीं। नेक्स्ट की बात करें हम तो लेंथ को क्या रखा, कांस्टेंट रखा, यानी कि लेंथ सेम है रेजिस्टिविटी बढ़ती गई, ऐसा भी पॉसिबल नहीं होगा। थर्ड ग्राफ देखिए कि जैसे जैसे लेंथ बढ़ रही है तो जो रेजिस्टिविटी है वो डिक्रीज हो रही है, क्या, नहीं, ऐसा भी नहीं होता। तो फोर्थ ऑप्शन क्या बचता है, वो कांस्टेंट रहती है एकदम, कि लेंथ चाहे कितनी भी हो उसकी लेंथ बढ़ती जाए तो रेजिस्टिविटी कांस्टेंट रहेगी, क्योंकि रेजिस्टिविटी लेंथ पे डिपेंड ही नहीं करती है। सो द ऑप्शन फॉर दिस आंसर इज डी। All right, now the next question is, which circuit shows the correct and safe positions for the fuse and the switch? ये 4 डायग्राम्स दे रखे हैं, हमको बताना है कि करेक्ट एंड सेफ पोजीशन कौन सी होगी फ्यूज की एंड स्विच की। तो जो फ्यूज और स्विच होते हैं वो हमेशा किसके साथ कनेक्ट होते हैं, लाइव वायर के साथ कनेक्ट होते हैं। तो आप यहाँ पे देखिए लाइव वायर के साथ कनेक्ट होते हैं, तो जो स्विच है, एक तो पहले ये ऑप्शन गलत होगा क्योंकि स्विच कहाँ लगा दिया, न्यूट्रल के साथ लगा दिया, तो ये गलत है। इस वाले में भी देखिए कि ये भी गलत है कि न्यूट्रल के साथ ही स्विच लगा दिया और फ्यूज भी वहीं लगा दिया, तो गलत है ये भी। नेक्स्ट ऑप्शन में क्या है कि न्यूट्रल के साथ फ्यूज लगा दिया, ये भी गलत है। सो ऑप्शन क्या है इसका, ए है एकदम, क्योंकि देखो फ्यूज भी कहाँ लगाया है, लाइव वायर के साथ, और स्विच भी कहाँ लगाया है, लाइव वायर के साथ। सो द ऑप्शन फॉर दिस आंसर इज ए।
नाउ अब हमारे आते हैं असर्शन रीजन के क्वेश्चंस, राइट। मैंने असर्शन रीजन के लिए आपको सबसे पहले क्या बताया था कि हमें सिर्फ पर्टिकुलर असर्शन को देखना है एंड देन रीजनिंग को देखना है और फिर दोनों को कंबाइन करके देखना है कि क्या वो दोनों एकदम करेक्ट बैठ रही हैं या नहीं बैठ रही हैं। तो अ वाइट वॉश्ड वॉल डेवलप्स अ कोटिंग ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट आफ्टर अ फ्यू डेज। व्हाइट वॉश जो होती है कोटिंग डेवलप कर देती है कैल्शियम कार्बोनेट की आफ्टर अ फ्यू डेज। तो जो हमारा व्हाइट वॉश होता है उसके अंदर क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और ये क्या होती है हमारी कार्बन डाइऑक्साइड। ये कार्बन डाइऑक्साइड वो होती है जो हम रिलीज करते हैं, राइट। तो जब ये रिएक्ट करेंगे आपस में तो क्या बना देती है, ये कैल्शियम कार्बोनेट बना देती है। तो ये एकदम ट्रू है, यानी कि फ्यू डेज बाद आप देखेंगे कि कैल्शियम कार्बोनेट उस पर डेवलप होना शुरू हो जाता है और जिस वजह से शाइनिंग आ जाती है हमारी वॉल पे। तो ये एकदम ट्रू है ये। अब रीजन की बात करें तो कैल्शियम ऑक्साइड ऑन द वॉल रिएक्ट स्लोली विद कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर। तो जो कैल्शियम ऑक्साइड है क्या वो रिएक्ट करता है कार्बन डाइऑक्साइड जो प्रेजेंट होती है एयर के अंदर? इट इज फॉल्स। क्यों? क्योंकि कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट नहीं करता, कौन करता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। सो द ऑप्शन फॉर दिस इज सी। ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। नेक्स्ट इज ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस्ड बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो वेरिएशंस। तो जो ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा क्या वो वेरिएशंस शो करते हैं? ये एकदम एब्सोल्युटली ट्रू है। तो जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसके अंदर वेरिएशंस होते हैं, लेकिन जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसके अंदर वेरिएशंस नहीं होते। तो इसीलिए ये तो ट्रू है। रीजन की बात करें तो ईच ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस्ड बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनहेरिट्स ऑल द जीन्स फ्रॉम ईच पेरेंट। क्या वो सारे के सारे जीन्स को इनहेरिट करता है? नहीं, बिल्कुल गलत है। क्योंकि जो चाइल्ड जो होता है बेसिकली वो इनहेरिट करता है कितने? हाफ ऑफ द जेनेटिक मटीरियल, यानी कि आधे आधे उनसे लेगा, आधे पापा से लेगा और आधे मम्मी से। तो हाफ ऑफ द जेनेटिक फ्रॉम ईच ऑफ द पेरेंट। इसीलिए वो कैसा दिखता है? लुक अलाइक दिखता है, लेकिन बिल्कुल आइडेंटिकल नहीं दिखता पेरेंट जैसा। तो इसीलिए दिस इज फॉल्स। सो इसका ऑप्शन भी क्या हो जाएगा? सी। ए इज ट्रू एंड रीजन इज फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैपिलरीज हैव वॉल्स दैट आर जस्ट वन थिक सेल। तो जो कैपिलरीज होती हैं हमारी वो कैसी होती हैं हमारी बॉडी के अंदर? वो जस्ट वन सेल थिक, यानी कि एक सेल जितना मोटा होता है उसके बराबर होती हैं। क्या ऐसा होता है? यस, एकदम ट्रू है ये। क्योंकि जो हमारे थिक सेल क्यों होती है? क्योंकि हमारे ब्लड वेसल्स जो होती हैं वो बेसिकली वो ज्वाइन करती हैं, किस किस को ज्वाइन करती है? आर्टरीज को और वेन्स को। आर्टरीज और वेन्स को ज्वाइन करती है। तो कैपिलरीज क्या काम करती हैं उसमें? एक्सचेंजिंग द मटेरियल का काम करती हैं कैपिलरीज। और मटेरियल तभी एक्सचेंज हो पाएगा जब ये कैपिलरीज की वॉल कैसी होगी? थिन होगी, क्योंकि परमिएबल होगी। इसीलिए ताकि जो मटेरियल है वो क्या हो सके? ट्रांसफर हो सके कैपिलरीज के द्वारा। ऑलराइट, सो द असर्शन इज ट्रू। अगर हम बात करें रीजन की तो एक्सचेंज जो होता है मटेरियल का बिटवीन द ब्लड एंड सराउंडिंग द सेल्स टेक्स प्लेस अक्रॉस द कैपिलरीज। इट इज एब्सोल्युटली ट्रू एंड इवन रीजन भी जो है वो एकदम करेक्ट है, क्योंकि जब तक दीवार ही पतली नहीं होंगी, कैपिलरीज की जो वॉल्स है वो ही पतली नहीं होंगी, तो क्या वो ट्रांसफर कर सकेंगे? क्या नहीं कर पाएंगे। सो बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। सो द ऑप्शन फॉर दिस इज ए. Next question is, a stationary charged particle placed in a magnetic field experiences a force. अगर हम एक stationary charged particle को magnetic field के अंदर रख दें तो क्या force experience करेगा वो? ऐसा possible ही नहीं होता है, क्योंकि स्टेशनरी चार्ज थोड़े फोर्स को एक्सपीरियंस करता है, मोशन में होना चाहिए, मूव कर रहा होना चाहिए, तभी वो कर पाएगा। तो इसीलिए फॉल्स है। नेक्स्ट क्या है कि अ स्टेशनरी चार्ज पार्टिकल डज नॉट प्रोड्यूस अ मैग्नेटिक फील्ड। इट इज एब्सोल्युटली ट्रू, ये भी हमने देखा। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? ए इज फॉल्स एंड आर इज ट्रू। सो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। अब आता है हमारा सेक्शन बी। क्वेश्चन नंबर 21, डायना प्रिपेयर्ड अ केक बाय 2 मेथड्स। डायना ने केक प्रिपेयर किए हैं 2 मेथड से। फर्स्ट मेथड क्या है? शी एडेड बेकिंग सोडा टू द केक मिक्सचर and let the mixture stand for 1 hour before placing it in the oven to bake. Method 2, she added baking powder to the cake mixture and let the mixture stand for 1 hour before placing it in the oven to bake. State the differences in the cake mixtures that Dinah is likely to have observed before the baking and explain why. And the or part is, compare the stability of neutral sodium atom and positive sodium ion in justify your answer. तो
जो बेकिंग सोडा होता है, जब हम बेकिंग सोडा के अंदर क्या ऐड कर दें, एडिबल एसिड को ऐड कर दें, और ये एडिबल एसिड कहाँ से आता है, फ्रॉम फैट एंड द ऑयल, तो क्या बन जाता है, बेकिंग पाउडर बन जाता है। तो जब फर्स्ट केस में वो क्या कर रही है, बेकिंग पाउडर को ऐड कर रही है। बेकिंग पाउडर वो कब बनेगा कि जब NaHC होती है, यानी कि बेकिंग सोडा के अंदर कुछ H पॉजिटिव डाले, यानी कि टार्टेरिक एसिड डाले, हीट कराए, तो क्या बनेगा, सोडियम सॉल्ट बनेगा, एसिड का, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड, और ये वही कार्बन डाइऑक्साइड होगी जो एस्केप्ड आउट होगी, और जिसकी वजह से केक कैसा बनेगा, हमारा फ्लफी बनेगा, राइट। अब नेक्स्ट में क्या बोलती है कि वो बेकिंग सोडा को डायरेक्टली डालती है, ये फर्स्ट पार्ट में था, सॉरी, कि जो बेकिंग सोडा को वो डायरेक्टली ऐड करी, तो जब वो बेकिंग सोडा को डायरेक्टली ऐड कर रही है और हीट कराएगी, तो क्या बनेगा, सोडियम कार्बोनेट बनेगा, वाटर, और ये कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी, और ये जो सोडियम कार्बोनेट बनेगा उसका टेस्ट कैसा होगा, बिटर होगा, जिस वजह से केक भी कैसा हो जाएगा, हमारा एकदम खराब टेस्ट का हो जाएगा, फूलेगा भी नहीं और टेस्टलेस हो जाएगा एकदम, राइट। तो अगर डायरेक्टली हम डाल रहे हैं बेकिंग सोडा को, तो कैसा हो जाएगा, टेस्ट बिटर हो जाएगा, और जब हम बेकिंग सोडा के साथ एडिबल एसिड डाल के जब हम उसको बेकिंग पाउडर बना के डाल रहे हैं, तो कैसा होगा, सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड, H2 रिलीज होगी एंड कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी, तो कार्बन डाइऑक्साइड ये वही एस्केप्ड आउट होगी, जिस वजह से केक हमारा कैसा होगा, फ्लफी होगा, राइट। अब इसका और पार्ट में क्वेश्चन क्या है, सोडियम एटम एंड सोडियम आयन में डिफरेंस बताना है। तो जो सोडियम एटम होता है वो हमारा इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल क्यों होता है, इसका अगर हम एटॉमिक नंबर की बात करें तो कितना होता है, इसका एटॉमिक नंबर 11 होता है, और इसका एटॉमिक नंबर की बात करें तो कितना होता है, 10 होता है। दैट इज ये इलेक्ट्रिकली कैसा है, न्यूट्रल है, क्योंकि इसने ना ही इलेक्ट्रॉन्स दिए हैं और ना ही इलेक्ट्रॉन लिए हैं। अगर हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की बात करें तो 281, और इसकी बात करें तो 2, राइट। तो अब इसीलिए ये हमारा कैसा होता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, और ये पॉजिटिवली चार्ज्ड है। पॉजिटिवली चार्ज्ड क्यों है, क्योंकि इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर दिया है, लॉस कर दिया है, इसीलिए ये Na पॉजिटिव है और ये सिर्फ क्या है, Na है, राइट। तो इसके अंदर इसीलिए 11 प्रोटॉन्स हैं और 11 इलेक्ट्रॉन्स है। तो जो एटॉमिक नंबर होता है वो किसके बराबर होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के। तो जो एटॉमिक नंबर है वही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे और वही हमारे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। लेकिन हम सोडियम आयन की बात करें तो प्रोटॉन्स के साथ तो कोई छेड़खानी नहीं होगी भाई, बिल्कुल भी। तो इसीलिए इस 11 तो प्रोटॉन्स रहेंगे, लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन्स की बात करें तो कितने हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे, क्योंकि इसने ना एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया, इसीलिए इन्हें पॉजिटिव बना था ये। इसके वैलेंस शेल में कितने होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन होता है, और इसके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इसका साइज बड़ा होता है क्योंकि इसके अंदर ये KLM शेल तक जाता है, और इसके अंदर जो शेल होता है वो K और L होता है, राइट। क्योंकि दो ही शेल की बात हो रही है, K एंड L, और इसके शेल कौन से हैं, K, L एंड M। लेस स्टेबल है क्योंकि ये इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, अब ये एक इलेक्ट्रॉन को देना चाहता है स्टेबिलिटी के लिए, और ये वाला जो है वो ज्यादा स्टेबल है। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डू कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स डिफर फ्रॉम दैट इन एनिमल्स। तो जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होता है प्लांट्स में वो डिफर कैसे करता है जो एनिमल्स में होता है, तो हमें 4 पॉइंट्स को बताना है। तो प्लांट्स के अंदर जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होता है वो केमिकल सब्सटेंसेस की हेल्प से होता है, जिनको हम फाइटोहार्मोन्स या फिर प्लांट हार्मोन्स बोलते हैं। और वहीं हम एनिमल्स की बात करें तो ये भी हार्मोन्स का यूज़ करते हैं, लाइक हम जो होते हैं हम हार्मोन्स का यूज़ करते हैं, हार्मोन सीक्रेट होते हैं, अलॉन्ग विद द होल नर्वस सिस्टम का भी यूज़ होता है, राइट। सेकेंड पॉइंट इज प्लांट्स जो होते हैं वो स्टिमुली को रिस्पॉन्ड करते हैं बट बहुत स्लोली करते हैं क्योंकि उनके पास नर्वस सिस्टम नहीं होता है। वहीं अगर एनिमल्स की बात करें तो जो एनिमल्स होते हैं वो स्टिमुली को बहुत जल्दी से रिस्पॉन्ड करते हैं क्योंकि हमारे पास क्या होता है, नर्वस सिस्टम होता है, राइट। अब नेक्स्ट आता है कि जो प्लांट्स में जो हार्मोन्स डिफ्यूज होते हैं वो जो टू द प्लेस ऑफ एक्शन में होते हैं, यानी कि कहाँ पे वो प्लेस करे गए हैं, किस जगह पे वो प्लेस करे गए हैं। नेक्स्ट अगर हम एनिमल्स की बात करें तो हार्मोन्स को कैरी किया जाता है इन द ब्लड वेसल्स। फोर्थ पॉइंट जो है, प्लांट्स के अंदर जो होते हैं वो डिपेंड करते हैं हार्मोन्स में फॉर द कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। और वहीं अगर हम बात करें ह्यूमंस की या एनिमल्स की तो नर्व इम्पल्स एंड हार्मोन्स पर डिपेंड होते हैं। नेक्स्ट, हार्मोन्स इसके अंदर सीक्रेट नहीं होते कि स्पेशलाइज्ड ग्लैंड्स होंगे कुछ, लेकिन जो एनिमल्स होते हैं उनके पास स्पेशलाइज्ड ग्लैंड्स होते हैं फॉर द सीक्रेशन ऑफ द hormones. All right, now the next question is, a person suffering from liver disease is advised to avoid the fatty and highly acidic food. Give a reason why each of the foods mentioned should be avoided by a person suffering from liver disease. तो जो लीवर जो होता है हमारा वो क्या प्रोड्यूस करता है, बाइल जूस को प्रोड्यूस करता है,
और ये बाइल जो होता है वो क्या कर देता है, क्रिएट कर देता है बेसिकली एक अल्कलाइन मीडियम को। अब ये अल्कलाइन मीडियम को क्रिएट करता है सो दैट कि क्या हो, इफेक्टिव डाइजेशन हो, फॉर द इफेक्टिव डाइजेशन। अगर बाइल प्रेजेंट है तो हमने जो खाना खाया है, जो हमने एसिडिक फूड या फैटी फूड खाया है, तो जब बाइल प्रोड्यूस होगा लीवर के द्वारा तो अल्कलाइन मीडियम भी होगा, तो जिसकी वजह से डाइजेशन जो होगा वो इफेक्टिव होगा। अगर किसी के अंदर ये बाइल प्रेजेंट नहीं है तो एसिडिक फूड जो होगा वो बहुत ज़्यादा एसिडिटी प्रोड्यूस करेगा, यानी कि बहुत और हाईली एसिडिक हो जाएगा, और जो डाइजेशन भी जो होगा उस केस में वो कैसा होगा, पुअर होगा, तो डाइजेशन नहीं हो पाएगा। इसीलिए बोला जाता है कि जो पर्सन को लीवर की जो डिजीज हो रही है उनको फैटी और हाईली एसिडिक फूड को अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि वो डाइजेशन ही नहीं हो पाएगा प्रॉपर अगर बाइल प्रोड्यूस नहीं हो रहा है। बाइल क्या कर रहा है बेसिकली, जो हमारे लार्ज फैट के जो ग्लोब्यूल्स थे उनको किस में कन्वर्ट कर रहा है, स्मॉलर ग्लोब्यूल्स के अंदर कन्वर्ट कर रहा है फॉर द डाइजेशन। स्मॉलर के अंदर कन्वर्ट कर रहा है, जब बाइल ही नहीं बन रहा है तो उसको कन्वर्ट ही नहीं कर पाएगा। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, oxygen mostly is carried by a pigment in our blood, whereas carbon dioxide is transported in dissolved form in our blood. Give two reasons that make the above statement correct. जो ऑक्सीजन होता है उसको मोस्टली कैरी किया जाता है बाय अ पिगमेंट इन आवर ब्लड, और वहीं अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो उसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है इन डिजॉल्व्ड फॉर्म इन आवर ब्लड। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो क्या होता है, मोर सॉल्युबल है किसके अंदर, ब्लड के अंदर, देन वाटर, देन ऑक्सीजन, और जो हमारी 5 to 7% होती है ऑफ ऑल CO2 की वो डिजॉल्व होती है प्लाज्मा के अंदर, और इस वजह से मूवमेंट भी जो होती है वो इजीली हो पाती है ब्लड स्ट्रीम में, राइट। और जो CO2 जो होता है वो बॉन्डेड स्ट्रक्चर भी नहीं बनाता है, बॉन्डेड स्ट्रक्चर नहीं बनाता है किसके साथ, हेम का रेजिड्यू जो होता है उसके साथ वो स्ट्रक्चर नहीं बनाता, लाइक दैट ऑफ O2 ट्रांसपोर्ट, राइट। जो लार्ज वॉल्यूम होता है किसका, CO2 का, इन डिजॉल्व फॉर्म में उसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है लंग्स में, कहाँ से, फ्रॉम द टिश्यूज ऑफ द बॉडी, राइट। तो इसीलिए 2-3 रीजंस है, आपको जो सही लगे आप वो देख सकते हैं। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो ज़्यादा सॉल्युबल होता है ब्लड के अंदर देन द ऑक्सीजन, और 5 to 7% जो होता है जो हमने कार्बन डाइऑक्साइड का वो प्लाज्मा के अंदर डिजॉल्व होता है। और जो कार्बन डाइऑक्साइड जो होते हैं वो बॉन्डेड स्ट्रक्चर नहीं बनाता है लाइक हेम रेजिड्यू के साथ, लाइक द O2 ट्रांसपोर्ट, और जो लार्ज वॉल्यूम होता है कार्बन डाइऑक्साइड का वो डिजॉल्व फॉर्म में जो होता है उसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है टू द लंग्स फ्रॉम द टिश्यूज। ऑलराइट, now the next question is, white light is passed through a prism to yield a spectrum. एक white light को पास किया गया है किससे, प्रिज्म से। The ray of which color will show the maximum angle of deviation and which one will show the least angle of deviation? ये important question है तो आप इसको ज़रूर करके जाइएगा। चलिए, तो यहाँ पे क्या होता है कि हमारे पास क्या है, ये एक प्रिज्म है, राइट। अब यहाँ पे जैसे ही व्हाइट लाइट एंटर करती है विबग्योर फॉर्म के, तो ये 7 कलर्स में क्या होती है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। लाइट रे को सीधा जाना चाहिए था लेकिन वो सीधा ना जाके कहाँ हो जाती है, बेंड कर जाती है, क्योंकि यहाँ पे रिफ्रैक्शन हो रहा होता है। रेड लाइट होती है उसकी जो वेवलेंथ होती है वो सबसे ज़्यादा होती है, दैट इज 700 नैनोमीटर, और वहीं अगर हम वायलेट की बात करें तो उसकी कितनी होती है, 400 नैनोमीटर, और इसकी कितनी होती है, सिमिलरली 450 नैनोमीटर। तो ऐसे ये इंक्रीज होती जाती है। तो जैसे ही लाइट रे आती है तो इसका जो एंगल होता है डेल्टा आर, जिसको हम बोलेंगे एंगल ऑफ डेविएशन, वो कम है, और अगर हम वायलेट की बात करें डेल्टा वी तो वो ज़्यादा है, ठीक है। तो जो वेवलेंथ है रेड की वो ज़्यादा है किससे, वेवलेंथ ऑफ वायलेट से, तो इसीलिए जो डेल्टा वी होगा वो ज़्यादा होगा किससे, डेल्टा आर से। तो जो एंगल ऑफ डेविएशन जो है वो ज़्यादा किसके अंदर है, वायलेट के अंदर, यानी कि मैक्सिमम एंगल जो होगा डेविएशन का वो किस वाले के अंदर है, हमारा वायलेट के अंदर है, और मिनिमम एंगल जो है डेविएशन का वो किसके अंदर है, रेड के अंदर, क्योंकि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, राइट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मैक्सिमम एंगल डेविएशन किसके अंदर हो गया, वायलेट के अंदर, और मिनिमम किसके अंदर हो गया, रेड के अंदर, राइट। अब बोलता है आगे कि a blue colored ray is passed through a glass prism. What will be the color of the emergent ray and justify your answer? तो जो emergent ray होती है वो ब्लू कलर की ही होगी,
इमर्जेंट रे किसकी होगी, ब्लू कलर की ही होगी। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जो रे पास करी गई है वो ब्लू कलर की पास करी गई है, और ब्लू कलर जो होती है वो स्प्लिट नहीं होती है 7 कलर्स के अंदर, तो इसीलिए प्रिज्म से वो अनडिस्पर्स्ड चली जाएगी और सेम कलर ब्लू कलर ही शो करेगी। ओके, चलिए नेक्स्ट है, इस और पार्ट में क्वेश्चन है, मायोपिया इज ऑल्सो नोन एज नियर साइटेडनेस। मायोपिया को हम नियर साइटेडनेस भी बोलते हैं। अ पर्सन विद दिस डिफेक्ट हैज द फार पॉइंट नियरर देन इन्फिनिटी। मायोपिया को हम बोलते हैं नियर साइटेडनेस, दैट इज कि जो पर्सन होता है इस केस में वो पास के ऑब्जेक्ट्स को इजीली देख सकता है बट दूर के ऑब्जेक्ट्स क्लियरली विजिबल नहीं होते हैं। तो हमको डायग्राम शो करना है टू डिपिक्ट द इमेज करेक्शन फॉर अ मायोपिक आई यूजिंग अ सुटेबल लेंस, लेंस का यूज करके। चलिए करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास हम सबसे पहले क्या लेंगे, एक आई बनाई हमने, ये लेंस है। तो हेल्दी आई में क्या होता है कि लाइट रे अगर लेंस पे आती है तो वो सीधा कहाँ बनती है, रेटिना पे जाके बनती है। तो ये हमारी कैसी आई है, एक हेल्दी आई है। और वहीं अगर मैं बात करूं अब मायोपिक आई की, तो मायोपिक आई में क्या होगा, जो लेंस का जो थिकनेस है या तो वो बढ़ जाता है, इसके अंदर आई का लेंस थिक हो जाता है तो पावर बढ़ जाती है, और फोकल लेंथ कम होती है, यानी कि फोकस करने की शक्ति कम हो जाती है उसके अंदर। तो इस केस में क्या होता है कि जब लाइट रे हमारी लेंस पे आके गिरती है तो इमेज जो होती है वो पहले ही कहीं बन जाती है, रेटिना से पहले ही बन जाती है, और बननी कहाँ चाहिए थी, पीछे बननी चाहिए थी। तो ये हमारी जो आई है वो कैसी आई है, मायोपिक आई है, जिसको हम डिफेक्टेड आई बोलेंगे। अब इसको करेक्ट करना है हमको, ये है आई, ये है आई का लेंस। अब हमने क्या किया है, इसमें कनकेव लेंस लगाया है। तो जब लाइट रे हमारी पैरेलल आ रही होगी तो कनकेव लेंस से क्या होती है, डाइवर्ज हो जाती है, डाइवर्ज हो गई है, बननी तो कहाँ चाहिए थी, पीछे। तो ये वाली जो ये लाइट रेस कहाँ से आ रही है, हमारे रियल ऑब्जेक्ट यहाँ है कहीं। जब लाइट रे आई तो वो क्या हो गई, डाइवर्ज हो गई। ये हमारी जो इमेज है वो कैसा ऑब्जेक्ट है, अब हमारा वर्चुअल ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट कहाँ दिखेगा, थोड़ा पास दिखेगा, राइट। तो ये यहाँ से जब डाइवर्ज हुई तो अब ये कहाँ जाके बनेगी, हमारी पीछे रेटिना पे जाके इमेज प्रॉपर्ली बन जाती है। और ये जो डिस्टेंस होता है यहाँ से यहाँ तक का, तो हमारा जो फार पॉइंट होता है वो इस टाइम पे क्या हो गया होता है, रिड्यूस हो गया होता है। तो इसलिए हम इसको कौन सा पॉइंट बोलेंगे, रिड्यूस्ड फार पॉइंट। तो ये कौन सा लेंस यूज किया है हमने, कॉनकेव लेंस यूज किया है। तो ये हमारी जो अब आई बन जाएगी वो एकदम परफेक्ट आई है विद द हेल्प ऑफ दिस कॉनकेव लेंस। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टडी द फूड वेब शोन बिलो। तो हमको ये क्या दे रखा है, फूड वेब दे रखी है। तो फर्स्ट पार्ट में क्या बोलता है, आइडेंटिफाई एंड राइट द फूड चेन फ्रॉम द फूड वेब शोन इन विच द ईगल विल रिसीव द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ द एनर्जी फ्रॉम द प्रोड्यूसर्स। तो फूड चेन क्या बनेगी इसके अंदर, कि सबसे पहले ग्रास आ जाएगी हमारी, ग्रास को कौन खा जाएगा, माउस, और उस माउस को कौन खा जाएगा, ईगल खा जाएगा। तो ये हमारी क्या बन जाएगी, फूड चेन बन जाएगी। एंड नेक्स्ट पार्ट में क्या है, विच ऑर्गेनिज्म विल बी द मोस्ट अफेक्टेड व्हेन अ नॉन बायोडिग्रेडेबल पेस्टिसाइड इज इंट्रोड्यूस्ड इनटू द सॉइल। अगर कोई नॉन बायोडिग्रेडेबल पेस्टिसाइड इंट्रोड्यूस हो जाएगा सॉइल के अंदर तो कौन सबसे ज्यादा इफेक्ट होगा, व्हाट इज द फिनोमिना रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस कॉल, और वो कौन सा फिनोमिना होगा जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। ऐसा ऑर्गेनिज्म जो फूड चेन में सबसे ऊपर होगा, यानी कि हाई लेवल पे होगा, तो वो ही एक्वायर करेगा नॉन बायोडिग्रेडेबल पेस्टिसाइड्स को। नॉन बायोडिग्रेडेबल पेस्टिसाइड्स का जो रेजिड्यू होगा वही सबसे ज्यादा गेन करेगा। क्यों करेगा, मान लो कि इस ग्रास के अंदर क्या आ गया, नॉन बायोडिग्रेडेबल पेस्टिसाइड आ गया कुछ, तो इसको सबसे पहले किसने खाया, इस माउस ने खाया, इस माउस के अंदर भी आ गया। अब जो ईगल था, अब ईगल सबसे टॉप पे है ट्रॉपिक लेवल के अंदर, तो ईगल के अंदर ज्यादा आएगा ना, क्योंकि ग्रास को किसने खाया, माउस ने, और माउस को किसने खाया, ईगल ने। उस फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं, बायो मैग्निफिकेशन बोलते हैं, बायो मैग्निफिकेशन। ऑलराइट, तो यानी कि जो सबसे ज्यादा ट्रॉपिक लेवल पे ऊपर होगा वही सबसे ज्यादा इफेक्ट होगा। तो आंसर क्या आएगा इसका, ईगल। नेक्स्ट सी सेक्शन है अब हमारा, ऑब्जर्व द टू केमिकल इक्वेशंस गिवन बिलो। ये 2 इक्वेशंस दे रखी हैं, हमको ऑब्जर्व करना है। नेक्स्ट क्या पूछता है कि एक्सप्लेन हाउ अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कैन बी आइडेंटिफाइड। तो जो बैलेंस केमिकल इक्वेशन होते हैं हम उसको कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। तो जो टोटल नंबर ऑफ एटम्स होते हैं हमारे
हर एलिमेंट के वो सेम होने चाहिए रिएक्टेंट में भी और प्रोडक्ट में भी, ईच एलिमेंट ऑन बोथ द साइड्स। तो जो दोनों साइड में जो होने चाहिए, दैट इज चाहे वो रिएक्टेंट की बात हो या फिर प्रोडक्ट की बात हो, तो कैसे होने चाहिए, वो सेम होने चाहिए। ठीक है, तो जो टोटल नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स, टोटल नंबर ऑफ एटम्स जो होने चाहिए हर एलिमेंट के बोथ द साइड्स में, वो चाहे रिएक्टेंट हो चाहे प्रोडक्ट हो, तो वो सेम होनी चाहिए। अब नेक्स्ट पार्ट में क्या है, विच ऑफ द टू इक्वेशंस इज और आर नॉट बैलेंस्ड, बैलेंस द इक्वेशंस बाय रीराइटिंग। तो ये दो इक्वेशंस है हमारे पास, अब हमको देखना है कि कौन सी बैलेंस और कौन सी नहीं है। इसमें पहले हम देखें तो कैल्शियम कितने हैं 1 और यहाँ पे भी कितने हैं 1, तो ये कैल्शियम का ओके है, राइट। अगर हम हाइड्रोजन की बात करें तो ये कितने हैं 2 और एक 3 हाइड्रोजन है। अगर हम प्रोडक्ट में बात करें तो 2 हाइड्रोजन है। ऑक्सीजन की बात करें तो 2 इधर है और 3 इधर, तो यानी कि 5 ऑक्सीजन है। और इधर बात करें तो 6 और एक 7 ऑक्सीजन है। और अगर हम नाइट्रोजन की बात करें तो एक इधर नाइट्रोजन है लेकिन 2 इधर है, तो हमें 2 नाइट्रोजन चाहिए। तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले 2HNO3, तो हमको पहले क्या करना पड़ेगा, इधर नाइट्रोजन को बैलेंस करना पड़ेगा। तो नाइट्रोजन बैलेंस हो गए। अब हम हाइड्रोजन की बात करते हैं। हाइड्रोजन कितने होगा यहाँ पे 1 2 और 2 इधर 4 हाइड्रोजन हो गए। अब 4 हाइड्रोजन करने के लिए अब हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे भी 2 लगाना पड़ेगा, 4 हाइड्रोजन हो गए। अगर ऑक्सीजन की बात करें अब, तो ऑक्सीजन कितने 2 इधर हैं और 6 इधर हैं, तो 8 हो गए। अगर हम इधर बात करें तो 6 इधर है और 2 इधर 8, तो अब ये हमारी इक्वेशन क्या हो गई है, बैलेंस हो गई है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द थर्माइट प्रोसेस इज यूज्ड फॉर रिपेयरिंग द क्रैक्स इन रेलवे ट्रैक्स ऑन साइट। जो थर्माइट प्रोसेस होता है उसका यूज किया जाता है जो क्रैक्स को रिपेयर करने के लिए जो रेलवे ट्रैक्स पे आ जाते हैं। तो हमें उसकी इक्वेशन लिखनी है फॉर द रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन दिस प्रोसेस एंड मेंशन करने हैं उसके फिजिकल स्टेट्स, रिएक्टेंट्स में भी एंड प्रोडक्ट्स में भी। तो जो थर्माइट रिएक्शन होती है वो कैसी होती है, तो इसमें क्या होता है, हेमेटाइट होता है Fe2O3, जो किस फॉर्म में है, सॉलिड फॉर्म में है। प्लस किसके साथ रिएक्शन होती है इसके अंदर, हमारे पास मेटल के साथ होती है। तो यहाँ पे मेटल कैसे एक्ट करता है, एज ए रिड्यूसिंग एजेंट काम करता है। यहाँ पे हीट दी जाती है और क्या बनता है हमारे पास Al2O3, और ये किस फॉर्म में है, सॉलिड। और यहाँ पे ये जो है हमारे पास वो भी सॉलिड में, प्लस ट्वाइस ऑफ Fe, और ये किस फॉर्म में है, लिक्विड, जिसको हम क्या बोलेंगे, किस स्टेट में हो जाएगा ये यहाँ पे, मॉल्टन फॉर्म में। तो नेक्स्ट पार्ट क्या बोलता है कि व्हाट इंफॉर्मेशन इन द केमिकल इक्वेशन इंडिकेट्स दैट द रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक, कि कौन सी इंफॉर्मेशन जो है केमिकल इक्वेशन के अंदर वो इंडिकेट करती है कि जो रिएक्शन हो रही है वो एक्सोथर्मिक हो रही है। एक्सोथर्मिक के अंदर क्या होता है, हीट जब इवॉल्व होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। तो यहाँ पे जो आयरन बना है वो मोल्टन फॉर्म में बना हुआ है, यानी कि पिघले हुए रूप में बना है, लिक्विड स्टेट में बना है। तो आयरन यहाँ पे जो बना वो किस में बना है, लिक्विड स्टेट में बना है, क्योंकि इस रिएक्शन के अंदर क्या हुई है, हीट जनरेट हुई है। तो जब हीट जनरेट होगी तो रिएक्शन कैसी हो जाएगी, हमारी एक्सोथर्मिक हो जाएगी। ऑलराइट, next question is given below is a table representing the characteristics of the two fluids involved in the transportation of substances in the human body, fluid A and fluid B। ये कुछ वो दे रखे हैं, उसकी प्रॉपर्टीज दे रखी हैं। तो हमें आइडेंटिफाई करना है फ्लूइड A कौन है एंड फ्लूइड B कौन है। तो जो फ्लूइड A है यहाँ पे वो कौन है, फ्लूइड A जो है वो लिम्फ है, और फ्लूइड B जो है यहाँ पे वो कौन है, ब्लड है। क्योंकि लिम्फ हमारा कलरलेस होता है और ब्लड कैसा होता है, हमारा कलर्ड होता है, राइट। अब सेकंड पार्ट में विद द हेल्प ऑफ अ फ्लो चार्ट डिस्क्राइब द मूवमेंट ऑफ फ्लूइड ए। फ्लूइड ए यानी कि लिम्फ का मूवमेंट बताना है हमको फ्रॉम द इंटरसेलुलर स्पेसिस टू द मेन सर्कुलेटरी सिस्टम। तो इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है कि जो हमारे टिश्यूज हैं, टिश्यूज में क्या भरा होता है, लिम्फ भरा रहता है, और लिम्फ में क्या है, फिर हमारे पास लिम्फेटिक कैपिलरीज है, और ये कैपिलरीज कहाँ जा रही होती है, देन लिम्फ वेसल, और फिर वो लिम्फ वेसल कहाँ जा रही होती है, वेन्स में जा रही होती है, और ये वेन्स में कहाँ जाके ओपन होती हैं, हार्ट में जाके ओपन होती हैं। तो ये वेन्स कहाँ ओपन होती हैं, हार्ट में ओपन होती हैं। अब थर्ड पार्ट क्या बोलता है, व्हाट रोल डज फ्लूइड ए प्ले इन द डाइजेशन ऑफ फूड इन ह्यूमंस। तो जो फ्लूइड ए है दैट इज जो लिम्फ है उसका क्या रोल
है किसके अंदर, डाइजेशन ऑफ फूड के अंदर। तो जो लिम्फ होता है वो कैरी करता है किसको, एब्जॉर्ब्ड और डाइजेस्टेड फैट हो गए या प्रोटीन्स हो गए हमारे, फ्रॉम कहाँ से, इंटेस्टाइन बैक टू द ब्लड स्ट्रीम, यानी कि इंटेस्टाइन से वो वापस से ब्लड स्ट्रीम में उसको दे देता है वो। ऑलराइट, तो लिम्फ क्या कैरी करता है, एब्जॉर्ब्ड एंड डाइजेस्टेड फैट्स को, प्रोटीन्स को कैरी करता है फ्रॉम इंटेस्टाइन बैक टू द ब्लड स्ट्रीम। अब इसका और पार्ट क्या बोलता है, टू मेजर फोर्सेस हेल्प इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर इन अ प्लांट। टू मेजर फोर्सेस जो होते हैं वो हेल्प करते हैं इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर इन अ प्लांट। फोर्स ए जो है वो क्या है, ड्राइविंग फोर्स इन द मूवमेंट ऑफ वाटर ड्यूरिंग द डे, वेयर एज द फोर्स बी हेल्प्स द मूवमेंट ऑफ वाटर इन द प्लांट ड्यूरिंग द नाइट और इवन ड्यूरिंग द डे व्हेन द ह्यूमिडिटी इज वेरी हाई। सो हमें आइडेंटिफाई करना है फर्स्ट पार्ट में फोर्स ए एंड बी, और फिर सेकेंड पार्ट में डिस्क्राइब करना है कि हाउ ईच ऑफ दीज फोर्सेज हेल्प इन द मूवमेंट ऑफ वाटर इन अ प्लांट, कि वो कैसे हेल्प करते हैं। तो यहाँ पे जो फोर्स ए है हमारा वो तो है ट्रांसपिरेशनल पुल, जो दिन के समय होता है, ट्रांसपिरेशनल पुल विद द हेल्प ऑफ जाइलम। और फोर्स बी जो है वो कौन सा है, रूट प्रेशर है। राइट, अब ये रूट प्रेशर होता क्यों है, ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ ट्रांसपिरेशन, क्योंकि रात के समय ट्रांसपिरेशन थोड़ी करेंगे वो, तो ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ ट्रांसपिरेशन, क्योंकि उसमें क्या नहीं है, रात के समय सनलाइट नहीं है, तो इसीलिए वहां पे रूट प्रेशर लगेगा। अब सेकेंड पार्ट में क्या बोला है कि उनको पूरा पूरा एक्सप्लेन करना है, लाइक ट्रांसपिरेशनल पुल को भी और रूट प्रेशर को भी। तो ट्रांसपिरेशनल पुल क्या होता है, ट्रांसपिरेशनल पुल इवेपोरेशन ऑफ H2O मॉलिक्यूल्स, कहां से होंगे अब वो, फ्रॉम द स्टोमेटा ऑफ अ लीफ, फ्रॉम द स्टोमेटा ऑफ अ लीफ, किसकी वजह से, ट्रांसपिरेशन की वजह से, क्योंकि अब ट्रांसपिरेशन क्या करेगा, क्रिएट करता है सक्शन, सक्शन की वजह से वो क्या करेगा, पुल करेगा वाटर को फ्रॉम द जाइलम सेल्स ऑफ रूट्स। तो ट्रांसपिरेशनल पुल के अंदर क्या हुआ कि वाटर मॉलिक्यूल्स का इवेपोरेशन होना फ्रॉम द स्टोमेटा ऑफ अ लीफ ड्यू टू द ट्रांसपिरेशन। अब ट्रांसपिरेशन ने क्या किया, एक सक्शन क्रिएट कर दिया जिसने सारा का सारा पानी को क्या कर लिया, पुल कर लिया थ्रू द जाइलम सेल्स ऑफ द रूट्स। अब बात आती है किसकी, रूट प्रेशर की। तो रूट प्रेशर के अंदर क्या होता है, एक्टिव एब्जॉर्प्शन होता है आयंस का बाय द रूट्स फ्रॉम द सॉइल, causes the H2O to steadily move into the roots। तो अब वाटर कहाँ जाएगा, रूट्स के अंदर जाएगा, तो जाइलम क्रिएट करता है अब यहाँ पे कॉलम ऑफ H2O का, दैट इज पुश्ड अपवर्ड्स। तो ये रूट प्रेशर होता है। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट h इज कैप्ट एट पॉइंट P। अगर एक ऑब्जेक्ट है हमारा, उसको पॉइंट P पे रख रहे हैं इन फ्रंट ऑफ अ मिरर एज शोन बिलो, द हाइट ऑफ द इमेज प्रोड्यूस्ड इज h डैश। जो इमेज जो प्रोड्यूस हो रही है उसकी हाइट क्या है, h डैश है। In the given diagram, F is the focus and C is the center of curvature. If the object, पहले ऑब्जेक्ट को C and F के बीच में रखा है, अगर हम ऑब्जेक्ट को मूव कर दें कहाँ पे, एट पॉइंट C, तो क्या जो हाइट है इमेज की, क्या वो जो प्रोड्यूस हो रही है, क्या वो लेस देन होगी, इक्वल होगी या ग्रेटर होगी H डैश से, तो हमको क्या करना है, बताना है। तो जब हमारा C और F के बीच में होता है, जब ऑब्जेक्ट हमारा C और F के बीच में है, तो उस केस में इमेज कैसी बनी हमारी, एनलार्ज्ड इमेज बनी है विच इज H डैश। और कहाँ बनती है, C से पीछे बनती है, ठीक है। और अगर C पे बात करें, अगर C पे ऑब्जेक्ट रखा है तो लेस होगी, वहां से लेस देन होगी H डैश से, और जो मैग्निफिकेशन होता है इसके अंदर वो ज्यादा होगा व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट पॉइंट P देन C। तो मैग्निफिकेशन उस केस में क्या होगा,
ज़्यादा होगा। तो जब C पे होगा हमारा ऑब्जेक्ट तो इमेज जो बन रही है वो लेस होगी किससे, प्रीवियस वाले से, और मैग्निफिकेशन ज़्यादा होगा जब ऑब्जेक्ट हमारा P पे है देन C। तो नेक्स्ट पार्ट क्या बोलता है, इफ़ द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर इज 20 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ अगर 20 सेंटीमीटर है और डिस्टेंस जो है बिटवीन पॉइंट्स P एंड C इज 10 सेंटीमीटर, तो हमको क्या करना है, डिटरमाइन द डिस्टेंस बिटवीन द इमेजेस प्रोड्यूस्ड व्हेन द ऑब्जेक्ट इज कैप्ट एट P एंड C। तो हमें डिस्टेंस को डिटरमाइन करना है इमेजेस के बीच में जो प्रोड्यूस हो रहा है, कब, जब ऑब्जेक्ट को हमने रखा है एट P एंड C। तो ये दो डायग्राम्स है कि जब हमारा ऑब्जेक्ट बिटवीन C एंड F पे होता है तो इमेज कहाँ बनती है हमारी, C से पीछे बनती है और बड़ी भी होती है, एनलार्ज्ड होती है, राइट। तो अगर हमें डिस्टेंस, और इस केस में तो अगर हम सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखते हैं ऑब्जेक्ट को तो जो इमेज होती है वो भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बनती है और सेम साइज की बनती है। तो अगर हमको डिस्टेंस फाइंड करने हैं दो इमेजेस के बीच में तो हमें क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, इमेज डिस्टेंस कैलकुलेट करना पड़ेगा। कब, ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ है, व्हेन ऑब्जेक्ट, या पहले P पे, एंड व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट C। तो अगर हमें पहले इमेज फाइंड करनी है किसके लिए, P के लिए, तो जब हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ है, P पे है, तो U उस केस में कितना है, -30 सेंटीमीटर है। -30 क्यों हुआ है यहाँ पे, ये देखिए आप कि जो फोकल लेंथ थी उसका कितना था, 20, ये तो हो गया हमारे पास 20 सेंटीमीटर, राइट। और जो डिस्टेंस है बिटवीन P एंड C, P और C के बीच का जो डिस्टेंस है, यानी कि इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है, 10 सेंटीमीटर है। तो U कितना हो जाएगा हमारे पास, अगर ये 10 सेंटीमीटर है तो ये भी 10 होगा ना, सेम ही तो होगा। तो U कितना हो गया उस केस में, 20 + 10 दैट इज -30, और फोकल लेंथ कितना दे रखा है, -20 दे रखा है। और हमको क्या निकालना है, उस फर्स्ट केस के लिए इमेज की पोजीशन निकालनी है, V1 निकालना है। अगर हम मिरर फॉर्मूला लगाएंगे 1/f = 1/v + 1/u, तो कितना हो जाएगा, 1/-20 इज इक्वल्स टू 1/v + 1/-20, सॉरी -30। तो 1/v की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -1/20 + 1/30। तो ये इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, 60, और ये कितना हो जाएगा, -3 + 2 विच इज -1/60। तो V1 की वैल्यू कितनी आ गई, -60 सेंटीमीटर। अब नेक्स्ट केस में अगर हम देखें तो ये कितना है हमारे पास, 20, और ये भी कितना होगा, 20, क्योंकि इक्वल डिस्टेंस होता है ना। तो ये दोनों कितने हो जाएंगे, -40। अगर ऑब्जेक्ट का -40, इमेज भी तो वही बन रही है हमारी, अगर U -40 सेंटीमीटर है तो V2 भी कितना रहा होगा, -40 सेंटीमीटर, क्योंकि जो इमेज जो बन रही है वो C पे ही बन रही है। अब हमको क्या निकालना है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकालना है। तो V2 - V1 कर देंगे, और मॉड में क्यों लिया, क्योंकि हमारे पास वैल्यूज नेगेटिव में थी लेकिन हमको पॉजिटिव चाहिए। सो 60 - 40 विच इज 20 सेंटीमीटर। तो डिफरेंस कितना हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर का हो जाएगा। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन, अ लेंस फॉर्म्स अ ब्लड इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द स्क्रीन एज शोन बिलो। तो लेंस जो है वो एक ब्लड इमेज बनाता है ऑब्जेक्ट की ऑन द स्क्रीन, ब्लरी इमेज बनती है। What changes can you make to the following to form a sharp and in focus image of the screen? तो हमको क्या क्या चेंजेस करने पड़ेंगे सो दैट हमको एक शार्प और इन फोकस इमेज मिले स्क्रीन पे, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस के साथ और फोकल लेंथ के साथ। तो जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस को क्या करना पड़ेगा, हमको डिक्रीज करना पड़ेगा, और फोकल लेंथ को इंक्रीज करना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट पार्ट में क्या है, सुनीताज ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट सजेस्ट हर टू यूज अ लेंस ऑफ पावर -2 डायोप्टर टू करेक्ट हर विजन। तो सुनीताज की जो ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट है उन्होंने सजेस्ट किया है कि उनको लेंस लेना है कितने पावर का, -2 डायोप्टर का, ताकि उनकी विजन करेक्ट हो जाए। तो किस टाइप का लेंस उसको यूज करना चाहिए, तो लेंस कौन सा यूज करेगी, वो कनकेव लेंस यूज करेगी, या फिर जिसको हम क्या बोलते हैं, डाइवर्जिंग लेंस बोलते हैं। नेक्स्ट पार्ट में क्या है कि व्हाट शुड बी द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। फोकल लेंथ क्या होगा, पावर कितना होता है, 1/f, तो f की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/p, तो 1/-2 विच इज माइनस का 0.5 मीटर, ये फोकल लेंथ आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट क्या बोलता है, एन ऑब्जेक्ट इज कैप्ट एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द लेंस। तो यानी कि 10 सेंटीमीटर पे रखा गया, यानी कि ऑब्जेक्ट -10 सेंटीमीटर है
ऑफ द लेंस ऑफ पावर कितनी दे रखी है इसकी, -2 डायप्टर, तो फोकल लेंथ कितनी हो जाएगी, माइनस का 0.5 मीटर, और सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 50 सेंटीमीटर। तो हमें डिस्टेंस निकालना है जहाँ पे इमेज बनेगी, दैट इज v निकालना है। तो हम यहाँ पे क्या लगा देंगे, बाय यूजिंग लेंस फॉर्मूला। लेंस फॉर्मूला के हिसाब से लेंस फॉर्मूला जब लगाएंगे तो क्या बनेगा, 1/f इज इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। सो 1 माइनस का 50 इज इक्वल्स टू 1/v माइनस का 10। तो ये कितना बनेगा, 1 माइनस का 50 इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/10। सो 1/v इज इक्वल्स टू माइनस का 1/50 माइनस 1/10। तो 50 एलसीएम आ जाएगा, -1 माइनस का 5, तो 1/v इज इक्वल्स टू -6/50। सो v इज इक्वल्स टू माइनस का 50/6, तो कितना आ जाएगा ये, माइनस का 8.333 सेंटीमीटर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सुनीता हैड टू रिप्लेस द इलेक्ट्रिकल प्लग ऑफ हर क्लोथ्स आयरन। शी बॉट अ 3-pin प्लग एज शोन बिलो। सुनीता को क्या करना है, रिप्लेस करना है अपना इलेक्ट्रिकल प्लग जो जिससे वो कपड़े प्रेस करती है ऑफ हर क्लोथ्स आयरन। तो वो 3 पिन का प्लग लेकर आई है। तो यहाँ पे पॉइंट्स दे रखे हैं PQR। व्हेन शी रिमूव्ड द ओल्ड प्लग शी सॉ दैट देयर वर 3 वायर्स कलर्ड रेड, ब्लैक एंड ग्रीन। जब उसने उस प्लग को हटाया तो उसने देखा कि वहाँ पे 3 वायर्स हैं जो रेड, ब्लैक एंड ग्रीन कलर की हैं। फर्स्ट पार्ट क्या बोलता है, टू विच पिन ऑन द प्लग शुड शी कनेक्ट द ग्रीन वायर, यानी कि किस पिन प्लग में उसको कनेक्ट करनी चाहिए ताकि ग्रीन वायर हो। तो ग्रीन वायर किस वाले के अंदर होगी, इस पिन P के अंदर होगी। तो पिन क्या हो जाएगी यहाँ पे P, क्योंकि और ये कैसी हो जाएगी हमारी अर्थिंग टर्मिनल। तो ये जो पिन P है वो कैसी है, अर्थिंग टर्मिनल है। और ये अर्थिंग टर्मिनल जो होती है वो किस कलर की होती है, आइदर ग्रीन और येलो कलर की होती है। नेक्स्ट पार्ट में, टू विच पार्ट ऑफ द क्लोथ्स आयरन इज द ग्रीन वायर कनेक्टेड। क्लोथ आयरन है उसको किस पार्ट से हमें ग्रीन वायर से कनेक्ट करना है। तो ग्रीन वायर वाली से कौन सी कनेक्ट करेंगे हम, जो मेटेलिक बॉडी की होगी, टू द मेटेलिक बॉडी किसकी, उस आयरन की, ऑफ द क्लोथ्स आयरन। नेक्स्ट पार्ट में क्या बोलता है, स्टेट द फंक्शन ऑफ द ग्रीन वायर। ग्रीन वायर का काम क्या होता है, तो जो ग्रीन वायर होती है उसका काम क्या होता है, ग्रीन वायर जो होती है वो प्रिवेंट करती है हमको, ताकि हमको क्या ना लगे, सीवियर शॉक्स ना लगे। और वो क्या प्रोवाइड करती है, फिर हमको लो रेजिस्टेंस प्रोवाइड करती है। तो जब लो रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगी तो हमको शॉक नहीं लगेगा पाथ में अगर कोई लीकेज हो जाता है करंट का टू द मेटालिक बॉडी ऑफ द आयरन। तो ग्रीन वायर जो होगी वो प्रिवेंट करेगी हमको, ताकि हमको सीवियर शॉक ना लगे, बाय प्रोवाइडिंग अ लो रेजिस्टेंस पाथ। लो रेजिस्टेंस पाथ प्रोवाइड कराएगी किसी भी लीकेज के लिए, यानी कि करंट का कोई भी लीकेज हो उसके लिए हमें पाथ प्रोवाइड करेगी टू द मेटालिक बॉडी ऑफ द आयरन। अब और पार्ट का क्वेश्चन क्या है कि डायरेक्ट कॉन्टैक्ट बिटवीन विच ऑफ द 3 कलर्ड वायर्स विल रिजल्ट इन अ शॉर्ट सर्किट। अगर डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर दें हम किन 3 कलर वायर्स का, तो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। तो यहाँ पे शॉर्ट सर्किट किस किस का हो जाएगा, फिर रेड और ब्लैक वाले वायर को अगर हम कनेक्ट कर देंगे तो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। नेक्स्ट पार्ट, state what happens to the current in the circuit in the case of a short circuit, give a reason for your answer। तो अगर शॉर्ट सर्किट होता है, एक तो क्या होता है, ड्रास्टिक इंक्रीज होता है करंट के अंदर, राइट। तो रीजन क्या है इसका, रीजन क्या है कि जो रेजिस्टेंस होगा सर्किट के अंदर वो डिक्रीज हो जाएगा अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, I इज इक्वल्स टू V/R। अगर करंट बढ़ रहा है तो रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाएगा, और इस एक्सेस हीट की वजह से ही हमारा जो अप्लायंसेस होते हैं डैमेज हो जाते हैं। चाहे कोई भी अप्लायंसेस ले लोगे आप, और जो ओरिजिनल पाथ जो होता है करंट फ्लो करने का वो वहाँ से डाइवर्ट भी हो जाता है, यानी कि जहाँ पे करंट को जाना चाहिए था तो वहाँ से वो नहीं जाता, तो उसका पाथ बेसिकली क्या हो जाता है, डाइवर्ट हो जाता है। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ओजोन फॉर्मेशन टेक्स प्लेस इन द स्ट्रेटोस्फीयर ऑफ आवर एटमॉस्फेयर, एक्सप्लेन हाउ द एनर्जी ऑफ द सन हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ ओजोन। एनर्जी जो होती है सन की वो कैसे हेल्प करती है इन द फॉर्मेशन ऑफ ओजोन। अगर हम ओजोन की बात करें तो ओजोन होती क्या है, ओजोन एक मॉलिक्यूल होता है जो कैसे बनता है, 3 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन से, 3 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। और ये कैसी होती है, हमारी पॉइजनस गैस होती है ये,
राइट। अब फॉर्मेशन की बात करें तो ये फॉर्म होती कैसे है, तो जो हाई एनर्जी यूवी रेडिएशंस होती हैं फ्रॉम द सन, वो स्प्लिट अप कर देंगी ऑक्सीजन को इनटू द टू फ्री एटम्स। दैट इज, जब हमारे पास O2 था, ये कहाँ से O2 आई है हमारे पास, एयर से। तो जब सन की यूवी रेडिएशंस आई तो ये O प्लस O में कन्वर्ट हो गया। तो ये जो फ्री ऑक्सीजन्स जो होते हैं, अब ये बहुत रिएक्टिव होते हैं। ये सिंगल जो एटम्स हैं वो कैसे हैं, रिएक्टिव है। अब ये एटम्स जो होंगे वो किसके साथ रिएक्ट करेंगे, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करेंगे, ताकि क्या बना ले, ओजोन बना ले, दैट इज O3 बना ले। तो O2 ने जब O के संग रिएक्ट किया तो क्या बनाया, O3 बनाया, जो क्या है हमारा, ओजोन है। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट पार्ट क्या बोलता है कि व्हाई इज ओजोन फॉर्मेशन एट ग्राउंड लेवल कंसिडर्ड अ पॉल्यूटेंट। तो जो ओजोन फॉर्मेशन होता है ग्राउंड लेवल पे, वो पॉल्यूटेंट क्यों होता है। ओजोन जो होता है वो डेडली टू ह्यूमंस होता है एट द लोअर लेवल ऑफ द एटमॉस्फेयर, क्योंकि तो ओजोन क्या कर लेगा, यूवी रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर लेगा, जो कहाँ से आ रही होती है, सन से आ रही होती हैं, जिसकी वजह से क्या हो सकता है, हमको स्किन कैंसर हो सकता है, कैटरेक्ट प्रॉब्लम हो सकती है, और जो हमारा इन्वायरमेंट है उसमें डिस्टर्बेंस हो सकता है, डिस्टर्बेंस इन इन्वायरमेंट और डिस्टर्बेंस इन द ग्लोबल रेनफॉल एटसेट्रा। नेक्स्ट पार्ट में क्या है, स्टेट एनी टू हेल्थ कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ ओजोन लेड डिप्लीशन ऑफ ह्यूमन हेल्थ। तो ये दो लिख सकते हैं आप, स्किन कैंसर एंड द कैटरेक्ट। ऑलराइट, नेक्स्ट पार्ट है अब हमारा डी पार्ट। प्रसाद हैज अ सैचुरेटेड अल्कोहल X ऑफ केमिकल फॉर्मूला C4H9OH। प्रसाद के पास एक सैचुरेटेड अल्कोहल है जिसका फॉर्मूला क्या है, C4H9OH। ऑलराइट, फर्स्ट पार्ट में क्या बोलता है, राइट द केमिकल फॉर्मूला ऑफ अ मेंबर Y दैट कम्स टू प्लेसेस आफ्टर X इन द होमोलोगस सीरीज। यानी कि हमको इसकी क्या लिखनी है, होमोलोगस सीरीज लिखनी है। तो इसकी जब हम होमोलोगस सीरीज लिखेंगे तो क्या बनेगा, X क्या है, C4H9OH। अब इसके अंदर हमको क्या ऐड करना है, CH2 और CH2, यानी कि दैट इज C2H4 ऐड करना है। तो जब हम इसके अंदर C2H4 ऐड कर देंगे तो क्या बन जाएगा, वो C6H13OH बन जाएगा। नेक्स्ट क्या बोलता है कि एंड स्टेट बाय हाउ मच विल इट मॉलिक्यूलर मास डिफर फ्रॉम दैट ऑफ X। तो कितना डिफर करेगा मॉलिक्यूलर मास Y का विद रिस्पेक्ट टू द X का अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हम निकालें तो क्या था, ये C4H9OH। तो कितना हो जाएगा, ये 4 × 12 प्लस 9 × 1 प्लस 16 प्लस 1 विच इज 48 प्लस 9 प्लस 16 विच इज 73U। ऑलराइट, तो मॉलिक्यूलर मास अगर हम Y की बात करें तो Y में क्या होगा, तो अब हमको क्या करना पड़ेगा, इसके अंदर C2H4 का कितना है, यहाँ पे 48 है, तो X के साथ 48 को ऐड करना पड़ेगा। तो ये कितना हो जाएगा, 73 प्लस 48 विच इज 121U। तो Y का कितना आ जाएगा, 121U आ जाएगा। सेकेंड पार्ट क्या है, हाउ डू द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ X कंपेयर विद दोज ऑफ Y। हमें कंपेयर करनी है X की केमिकल प्रॉपर्टीज विद रिस्पेक्ट टू द Y, गिव रीजन। तो जो दोनों की जो केमिकल प्रॉपर्टीज होंगी X की भी और Y की भी, वो सिमिलर होंगी। अब बात आती है कि सिमिलर क्यों होंगी, क्योंकि जो X और Y हैं दोनों के पास कौन से फंक्शनल ग्रुप है, एल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप है। तो जब सेम फंक्शनल ग्रुप है दोनों के पास, तो दोनों की जो केमिकल प्रॉपर्टीज होंगी वो सेम होंगी, राइट। थर्ड पार्ट में क्या है, राइट द केमिकल फॉर्मूला ऑफ द प्रोडक्ट Z फॉर्म्ड बाय हीटिंग Y विद द एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट। राइट द जनरल फॉर्मूला फॉर कंपाउंड्स इन द होमोलोगस सीरीज दैट Z बिलोंग्स टू। तो हमारे पास Y जो बना है दैट इज C6H13OH जो बना है, हमने उसको रिएक्ट कराया K2Cr2O7 की प्रेजेंस में। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे अल्कोहल से अब ये किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर। तो यानी कि C5H11COOH के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, और ये हमारा क्या बनेगा, Z। और इसके जर्नल फार्मूला की बात हो रही है, तो जर्नल फार्मूला क्या होगा इसका, CnH2n+1 एंड COOH। ओके, और पार्ट क्या बोलता है इसका, An unsaturated hydrocarbon P has the chemical formula C4H6। हमारे पास क्या एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है P जिसका केमिकल फॉर्मूला है C4H6। हमको दो पॉसिबल स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बनाने हैं इसके। तो दो पॉसिबल स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बनाने हैं किसके, C4
H6 के, तो बना देते हैं अभी CH3 CH C ट्रिपल बॉन्ड CH, एक तो ये बन जाएगा। नेक्स्ट क्या बनेगा CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C CH3, एक ये बनेगा। नेक्स्ट क्या बन सकता है इसका CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH CH3, और क्या बनेगा CH2 डबल बॉन्ड CH CH डबल बॉन्ड CH2। तो ये इसके 4 पॉसिबल क्या बनेंगे, ये स्ट्रक्चर्स बनेंगे। ऑलराइट, नेक्स्ट पार्ट में क्या बोलता है इसका, राइट द रिएक्शन कंडीशंस टू कन्वर्ट 1 ब्यूटेनॉल, तो 1 ब्यूटेनॉल दे रखा है टू हाइड्रोकार्बन P, हाइड्रोकार्बन में उसको कन्वर्ट करना है। 1 ब्यूटेनॉल है ना, CH3 CH2 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 OH, तो हम क्या करेंगे कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में इसको हीट कराएंगे। जब हीट कराएंगे तो क्या बनेगा हमारे पास CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3, एक तो बनेगा हमारे पास 2 ब्यूटीन, और क्या बनेगा एक CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, एक बनेगा हमारे पास 1 ब्यूटीन। तो ये जो होगा हमारा वो मेजर प्रोडक्ट होगा, और ये वाला जो है वो माइनर प्रोडक्ट है, और ये वाला जो होगा हमारा वो कैसा होगा, मोर स्टेबल फॉर्म में होगा, इसीलिए ये वाला आंसर बनेगा हमारा। तो जब हम ब्यूटेनॉल को क्या कराएंगे कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में हीट कराएंगे तो हमारे पास क्या बनेगा 2 ब्यूटीन बन जाएगा। ऑलराइट, नेक्स्ट पार्ट में क्या बोलता है, राइट द जनरल फॉर्मूला फॉर द होमोलोगस सीरीज ऑफ द हाइड्रोकार्बन P, तो जो हाइड्रोकार्बन P बना है उसका हमको क्या बनाना है होमोलोगस सीरीज। तो होमोलोगस सीरीज उसकी क्या बनेगी CnH2n-2, विच इज ये क्या है हमारा एक बेसिकली अल्काइन है, ये अल्काइन के लिए होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरिएशन इन DNA इज बेनिफिशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ स्पीशीज ओवर टाइम, एक्सप्लेन। तो वेरिएशन जो होता है DNA के वो बेनिफिशियल होता है फॉर द सर्वाइवल ऑफ स्पीशीज ओवर टाइम, इसको एक्सप्लेन करना है। वेरिएशन से क्या होता है, डाइवर्सिटी होती है ऑर्गेनिजम्स में, और क्या होता है इसके अंदर वेरिएशन की वजह से ही जो स्पीशीज होते हैं वो ज़्यादा अडेप्टेड होते हैं कि वो सरवाइव करें और ग्रो करें जो हमारे इन्वायरमेंटल कंडीशंस के अकॉर्डिंग, और ये जो होते हैं वो ज़्यादा अच्छे से सरवाइव कर पाते हैं, बेटर सरवाइव कर पाते हैं, ये सरवाइव बेटर और रिप्रोड्यूस भी अच्छे से करते हैं टू पास द जीन्स टू द ऑफस्प्रिंग्स, अपने बच्चों में। और वेरिएशन भी जो होता है वो कब होता है, मायोसिस के टाइम होता है। मायोसिस की वजह से क्या होता है, गैमीट्स का फॉर्मेशन होता है। ऑलराइट, नेक्स्ट में क्या बोलता है, एक्सप्लेन एन इंस्टेंस वेयर रिप्रोडक्शन वुड बी काउंटर प्रोडक्टिव टू द सस्टेनेंस ऑफ स्पीशीज। तो इसमें क्या बोलता है कि एक इंस्टेंस हमें एक्सप्लेन करना है जहाँ पे रिप्रोडक्शन जो हो काउंटर प्रोडक्टिव हो टू द सस्टेनेंस ऑफ स्पीशीज। तो जो हायर रेट होगा रिप्रोडक्शन का उसकी वजह से अनचेक्ड पॉपुलेशन होगी, ग्रोथ होगी, और जिस वजह से कंपटीशन भी बढ़ेगा रिसोर्सेज के लिए और सब्सिक्वेंट लोअर स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग। तो यानी कि अगर रिप्रोडक्शन रेट अगर बढ़ जाता है तो उस वजह से क्या होगा, पॉपुलेशन की ग्रोथ बढ़ जाएगी, तो रिसोर्सेज के लिए कंपटीशन बढ़ जाएगा, और जो रहने का जो उनका रहन सहन है वो कैसा हो जाएगा, उनके जो स्टैंडर्ड है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ओके, तो नेक्स्ट पार्ट क्या है, व्हाट इज द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स दैट टेक्स प्लेस इन ह्यूमन रिप्रोडक्शन व्हेन एन एग इज नॉट फर्टिलाइज्ड। अगर एग फर्टिलाइज नहीं होता है तो क्या सीक्वेंस होता है, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो जो एग होता है वो मूव करता है फैलोपियन ट्यूब में टू द, और वो कहाँ जाता है, फिर वो यूटेरस में जाता है, यूट्रस में जाता है, और जो यूट्रस की जो लाइनिंग होती है वो शेड ऑफ होने लग जाती है ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुएशन। ठीक है, तो जहाँ पे वहाँ पे एग जो होता है वो क्या होता है, फिर इस केस में फिर डीजेनरेट भी होता है और पास होता है किसके द्वारा, थ्रू द यूट्रस with the next menstrual period। तो फर्टिलाइजेशन अगर नहीं होता है एग का
तो जो एग क्या करता है, फेलोपियन ट्यूब के द्वारा पास करता है यूट्रस के अंदर, और यूट्रस की जो लाइनिंग होती है वो शेड ऑफ होने लगती है ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुएशन, और वहां से जब जाता है तो वो डीजनरेट हो जाता है एग और पास होता है थ्रू द यूट्रस विद द नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड्स। ऑलराइट, चलिए और पार्ट का है, डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ सीड फॉर्मेशन इन अ फ्लावरिंग प्लांट। फ्लावरिंग प्लांट के अंदर हमको फॉर्मेशन को डिस्क्राइब करना है। तो पहला क्या होता है इसके अंदर कि वही पोलन ग्रेन्स जो होते हैं वो हमारे कहाँ जाते हैं, फ्रॉम स्टेमन से वो कहाँ ट्रांसफर हो जाते हैं, स्टिग्मा पे ट्रांसफर हो जाते हैं। तो जब पॉलिनेशन हो गया, अब उसके बाद क्या होंगे, पोलन जर्मिनेट होंगे। जब पोलन्स जर्मिनेट हो जाएंगे कहाँ होंगे, वो भी स्टिग्मा पे जर्मिनेट होंगे ऑन द स्टिग्मा सरफेस ऑफ द पिस्टिल, और जनरेट करेंगे ये क्या, 2 मेल न्यूक्लियाई जनरेट होते हैं यहाँ पे। और नेक्स्ट क्या होता है, फिर जो मेल जर्म सेल्स होते हैं वो फ्यूज करते हैं फीमेल जर्म सेल के साथ और क्या बना देते हैं, ये जाइगोट बना देते हैं। अब जाइगोट जो होता है वो क्या करता है, रैपिड डिवीजन करता है। जब रैपिड डिवीजन करेगा तो जाइगोट क्या करता है, अब रैपिड डिवीजन करता है ताकि फॉर्म द एम्ब्रियो इनसाइड द ओव्यूल। और फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है, आफ्टर द फर्टिलाइजेशन, तो जब फर्टिलाइजेशन हो जाएगा तो ओवरी क्या बन जाती है, फ्रूट बन जाती है, और ओव्यूल क्या बन जाता है, सीड बन जाता है। ओके तो पोलन जो थे स्टेमन से वो स्टिग्मा पे गए, देन पोलन जर्मिनेट हुए एंड कहाँ पे, स्टिग्मा पे, और 2 मेल न्यूक्लियाई को प्रोड्यूस किया। तो मेल जर्म सेल और फीमेल जर्म सेल क्या थे, फ्यूज हुए, जाइगोट बनाया, जाइगोट में रैपिड डिवीजन करी, कहाँ पे करी उसने, इनसाइड द ओव्यूल, और फर्टिलाइजेशन के बाद ओवरी फ्रूट बन जाती है एंड ओव्यूल जो होता है वो सीड बन जाता है। नेक्स्ट क्या आता है, अब suggest any 2 reasons why child marriages are a hazard to the reproductive health of women। तो फीमेल्स के पास फुली सेक्सुअल मैच्योरिटी नहीं आ पाती है एट द टाइम ऑफ मैरिज, पॉसिबिलिटी होती है प्रेगनेंसी की इन द टीनेज दैट मे कॉज द एडवर्स इफेक्ट, और जो डोमेस्टिक वर्क्स भी होते हैं उनका भी ओवरबर्डन हो सकता है। तो आई होप आप ये सब एक्सप्लेन कर पाएंगे। गिव 3 एनी एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग अ मैकेनिकल बैरियर ओवर द अदर कॉन्ट्रासेप्टिव मेजर्स टू अवॉइड द प्रेगनेंसी। तो जो मैकेनिकल बैरियर्स क्या होते हैं, पहली बात की जो मैकेनिकल बैरियर्स का काम क्या होता है, तो जो मैकेनिकल बैरियर्स होते हैं उनका काम क्या होता है, यूज टू प्रिवेंट द पैसेज ऑफ सेमेन टू द फेलोपियन ट्यूब। तो ये काम होता है मैकेनिकल बैरियर का। अब इसके क्या पूछे हैं हमसे, एडवांटेजेस पूछे हैं ओवर द कॉन्ट्रासेप्टिव। तो जो मैकेनिकल बैरियर्स होते हैं वो सेफ होते हैं यूज करने में, इजी टू यूज होते हैं बर्थ कंट्रोल मेथड्स में, ताकि बर्थ कंट्रोल करने में भी ये हेल्पफुल होते हैं। नेक्स्ट क्या होता है, इनको कभी भी यूज कर सकते हैं व्हेनेवर कॉन्ट्रासेप्टिव इज रिक्वायर्ड, कैसे भी होते हैं और नॉन हार्मोनल भी होते हैं। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन इज P and Q represent the 2 straight wires carrying the equal current in the direction current I in a direction perpendicular to the plane of the screen outwards। तो 2 P पॉइंट्स है, P and Q, जो किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, स्ट्रेट वायर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं जो करंट कैरी कर रही है इन द डायरेक्शन perpendicular to the plane of the screen outwards। K एक पॉइंट है हमारा of the line joining P and Q। The image shows the magnetic field lines around the wire, but the direction of the magnetic field is not marked। इमेज जो है वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस तो दिखा रही है लेकिन उसकी डायरेक्शन नहीं बता रही है। तो हमको क्या करना है, ड्रॉ करनी है अबव इमेज एंड मार्क द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ पे ये जो पॉइंट है हमारा, हमें यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा, अब इसके अंदर अपना राइट हैंड थंब रूल लगाएंगे। तो जैसे ही हम इसके अंदर राइट हैंड थंब रूल लगाएंगे तो ये हमारा थंब है और ये इस साइड क्या होंगी, हमारी कर्लिंग फिंगर्स होंगी। तो जब हम फिंगर्स को क्या करेंगे, अपना ऐसे कर्ल करेंगे, तो फिंगर्स पहले कहाँ कर्ल हो रही हैं, इस साइड कर्ल्स होंगी एंड देन बाहर की तरफ आएंगी। इस केस में बाहर आई पहले और फिर दूसरी साइड से, यानी कि पहले कहाँ जाएंगी, आउटवर्ड आएंगी फिर इनवर्ड आएंगी। तो ये हो गई हमारी इस साइड से। तो जब हम अपना राइट हैंड यहाँ पे रखेंगे तो अब इस केस में भी क्या होगा कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनेंगी वो ऐसे बनेंगी पहले और फिर इस साइड बनेंगी ऐसे, क्योंकि करंट की डायरेक्शन कहाँ है, इस साइड है हमारी करंट की डायरेक्शन। ओके, नेक्स्ट पार्ट में क्या बोलता है, इफ द करंट
इन द वायर्स इज इंक्रीज्ड, अगर करंट इंक्रीज हो रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड जो होंगी उन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, अराउंड द पी एंड क्यू चेंज। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनानी है अराउंड पी एंड क्यू टू रिप्रेजेंट दिस चेंज। तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती हैं करंट के, अगर करंट बढ़ा रहे हैं तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी क्या होंगी, बढ़ जाएंगी। तो इसका बढ़ते हुए कैसे दिखाएंगे, ये पॉइंट पी है हमारा, और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के लिए हमको क्या दिखा देनी है, ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दिखा देनी है ऐसे, ऑलराइट। और डायरेक्शन हमको ऐसे ही दिखानी है, और ये पॉइंट क्या है हमारा, के है। सिमिलरली पॉइंट क्यू के लिए अगर हम दिखाएं तो ये किसके लिए हो जाएंगे हमारे, और ये किसके लिए हो जाएंगे हमारे, पॉइंट क्यू के लिए। अब इसमें भी क्या हो रही है, इस साइड से बाहर आ रही है, राइट। तो ये ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दिखाई हैं हमने। तो अब नेक्स्ट पार्ट क्या बोलता है, इफ बी इज द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट के ड्यू टू द करंट इन wire P, what will be the magnetic field due to P and Q at the midpoint K? Give a reason for your answer. तो जो मैग्नेटिक फील्ड जो बन रही है हमारी एट पॉइंट के ड्यू टू द करंट इन द वायर P, तो जो मैग्नेटिक फील्ड जो बनेगी P एंड Q के द्वारा एट द मिड पॉइंट K, तो वो क्या होगी। तो उस केस में मैग्नेटिक फील्ड जो बनेगी वो कैसी बनेगी, जीरो बनेगी। जीरो क्यों बनेगी, कि जो मैग्नेटिक फील्ड जो होती है, मैग्नेटिक फील्ड जो है एट पॉइंट के पे ड्यू टू द करंट इन द वायर्स पी एंड क्यू, तो जो पी और क्यू में जो करंट फ्लो कर रहा है और जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बन रही हैं एट पॉइंट पी पे, वो इक्वल हैं मैग्नीट्यूड में, बट कैसी है वो, ऑपोजिट इन डायरेक्शन है। जब ऑपोजिट इन डायरेक्शन है तो वो एक दूसरे को क्या कर देंगी, कैंसिल कर देंगी ईच अदर। तो अगर P से मैग्नेटिक फील्ड इधर बन रही है और इससे इधर, तो वो दोनों आपस में एक दूसरे को क्या कर देंगी, कैंसिल कर देंगी, ऑलराइट। और नेक्स्ट पार्ट क्या है, इफ B इन द मैग्नेटिक फील्ड इज एट पॉइंट K ड्यू टू द करंट इन वायर P एंड द करंट इन वायर Q इज रिवर्स्ड, सो व्हाट विल बी द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट K। अगर B हमारी मैग्नेटिक फील्ड बन रही है एट पॉइंट K पे ड्यू टू द करंट इन द वायर P एंड द करंट वायर Q अगर हम रिवर्स कर दे तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या बनेंगी एट पॉइंट K पे। तो उस केस में जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनेंगी वो ट्वाइस बनेंगी। क्या इसमें B बन रही है, तो अगर हम करंट को क्या कर दें, यहाँ पे रिवर्स कर देंगे तो कितनी हो जाएंगी, B प्लस B तो करेंगे वो आपस में, तो क्या बन जाएंगी फिर वो 2B बन जाएंगी, ऑलराइट। अब आता है हमारा सेक्शन E। Pure gold is very soft and therefore not suitable for making the jewelry. To make it hard, gold is alloyed with other metals. The purity of the gold is measured in carats according to the table below. Carat number is the number of parts of gold in 24 parts. So हमसे क्या पूछा है कि what is the percentage of gold in 18 carat gold? तो percentage क्या होता है गोल्ड का इन 18 कैरेट गोल्ड में, तो 18 कैरेट गोल्ड में जो परसेंटेज होता है वो 75% जो होता है वो गोल्ड होता है, और 25% जो होता है वो हमारे क्या होते हैं, अदर मेटल्स होते हैं। अब अदर मेटल्स कोई भी हो सकते हैं हमारे, कॉपर हो सकता है, सिल्वर हो सकता है, जिंक हो सकता है, एटसेट्रा, कोई भी हो सकते हैं। कोई भी दो मेटल्स बताने हैं जिसका हम यूज करते हैं टू मेक 22 कैरेट गोल्ड, कॉपर, जिंक एंड सिल्वर। नेक्स्ट पार्ट क्या है, लाइक गोल्ड प्योर आयरन इज कंपैरेटिवली सॉफ्ट एंड ऑल्सो अंडरगोज रस्टिंग, नेम द सब्सटेंस दैट इज मिक्स्ड विद आयरन टू मेक इट हार्ड। अगर जो हमारा गोल्ड की तरह ही प्योर आयरन जो होता है वो भी कंपैरेटिवली सॉफ्ट होता है और फिर भी रस्टिंग हो जाती है, तो हमें ऐसा सब्सटेंस को बताना है जो मिक्स करें हम आयरन के साथ सो दैट वो हार्ड बन जाए। तो जब वो हार्ड बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, कार्बन का ऐड करना पड़ेगा, एंड टू चेंज इट टू स्टेनलेस स्टील, स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए क्या ऐड करना पड़ेगा, उस आयरन के साथ निकल को ऐड कर सकते हैं या फिर क्रोमियम को ऐड कर सकते हैं, ऑलराइट। नेक्स्ट आता है व्हाट टाइप ऑफ मिक्सचर इज इन अलॉय। अलॉय किस टाइप का मिक्सचर होता है, तो अलॉय हमारा एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है। होमो मीन्स सेम, तो यानी कि वो मिक्स हो जाता है इजीली, सेम टाइप का हम लेते हैं जब। हेट्रो मीन्स डिफरेंट। नेक्स्ट आता है हाउ डज द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ एन अलॉय कंपेयर विद दैट ऑफ द प्योर मेटल। तो जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है अलॉय की वो लेस होती है किससे, जो प्योर मेटल होता है। तो जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होगी अलॉय की वो लेस होगी किससे, देन द प्योर मेटल से, ऑलराइट। टू ह्यूमन बीइंग्स हु कैन बोथ roll their tongues produced 11 children. 3 of these children could not roll their tongues and 8 children could roll their tongues. तो दो ह्यूमन बींग्स हैं जो क्या कर सकते हैं, दोनों अपनी जीभ को रोल कर सकते हैं,
और उनके 11 बच्चे होते हैं, जिसमें से 3 जो होते हैं वो अपने टंग को रोल नहीं कर सकते और 8 जो होते हैं वो रोल कर सकते हैं। तो कौन सा ट्रेट जो है, रोलिंग या फिर नॉट रोलिंग, इज कंट्रोल बाय द रिसेसिव? ज्यादा कौन प्रोड्यूस हुए हैं इसके अंदर? जो रोल कर सकते हैं, दैट इज ये डोमिनेंट रहे होंगे जो रोल कर सकते हैं, और जो नहीं कर सकते तो वो कौन से रहे होंगे? रेसेसिव रहे होंगे, दैट इज नॉट रोलिंग वाले जो हैं वो कैसे रहे होंगे? रेसेसिव। अब नेक्स्ट में हमको क्या लिखना है? सारे के सारे पॉसिबल जीनोटाइप्स लिखने हैं हमें, किसके? F1 जनरेशन के। तो जो F1 जनरेशन के जो जीनोटाइप्स होंगे इसके, वो कौन कौन होंगे? RR होगा, आर कैपिटल आर स्मॉल आर होगा, और स्मॉल आर। तो ये जो होगा हमारा वो कैसा होगा? होमोजाइगस डोमिनेंट होगा। ये कैसा होगा? हेट्रोजाइगस डोमिनेंट। और ये कैसा है हमारा? होमोजाइगस रेसेसिव, क्योंकि ये रेसेसिव है, ये अपने आप को एक्सप्रेस करेंगे दोनों जब होंगे तो। नेक्स्ट आता है, शो द इनहेरिटेंस ऑफ द टंग रोलिंग इन ह्यूमंस in the given example using a suitable cross, and what percentage of offspring will show the same genotype as the parents? So इसका कैसे बनेगा? पुनेट स्क्वायर बनाना पड़ेगा हमें इसका। इस साइड कैपिटल आर, इस साइड स्मॉल आर, फिर कैपिटल आर एंड स्मॉल आर। तो कैसे बनेगा इसका? कैपिटल आर, यानी कि दोनों की दोनों क्या करेंगे? रोल करेंगे। ये कैपिटल आर स्मॉल आर, ये स्मॉल आर कैपिटल आर, और ये स्मॉल आर। तो हमको क्या पूछा था कि व्हाट परसेंटेज ऑफ ऑफस्प्रिंग विल शो द सेम जीनोटाइप एज द पेरेंट्स? पेरेंट्स जैसे जीनोटाइप कौन शो करेगा? पेरेंट्स क्या कर सकते थे? दोनों की दोनों रोल कर सकते थे। तो कितने कर पाएंगे इसके अंदर पेरेंट्स के जैसे? तो इसके अंदर जीनोटाइप कितना होगा? जो 50% जो होगा ऑफस्प्रिंग का, वो सेम जीनोटाइप शो करेगा एज द पेरेंट। तो यहाँ पे ये जो दोनों है 50% जो है ऑफस्प्रिंग का, वो शो करेगा सेम जीनोटाइप एज द पेरेंट्स। अब नेक्स्ट है इसका और पार्ट, इफ वन ऑफ द पेरेंट्स कुड नॉट रोल देयर टंग। अगर कोई भी एक पेरेंट रोल नहीं कर पाता है टंग को, तो हमें उसका क्रॉस बनाना है, उसका कैलकुलेट करना है रेशियो ऑफ द टंग रोलर्स टू द नॉन टंग रोलर्स इन द ऑफस्प्रिंग। तो इसका भी हमें क्या बनाना पड़ेगा भाई? पुनेट स्क्वायर बनाना पड़ेगा। तो अब पहले क्या थे कि दोनों की दोनों क्या कर पा रहे थे? वहां पे रोल कर पा रहे थे। अब यहाँ पे क्या लेंगे कि एक डोमिनेंट ये रेसेसिव, देन दोनों ही यहाँ पे स्मॉल आर लेने पड़ेंगे जो रोल नहीं कर पा रहे हैं। तो यहाँ पे क्या बनेगा? कैपिटल आर स्मॉल आर, स्मॉल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर एंड स्मॉल आर। तो जो रेशियो हो जाएगा किसका, वो कितना हो जाएगा? 1:1 हो जाएगा। यानी कि टंग रोलर का, यानी कि ये कर सकता है और ये कर सकता है, तो ये टंग को ट्विस्ट कर पाएंगे, टंग रोल कर पाएंगे, और ये दोनों नहीं कर पाएंगे। दैट इज 50% होगा, तो दैट इज 1:1 होगा। ऑलराइट, अब आता है हमारा लास्ट क्वेश्चन। द इमेज बिलो शोज द डिजाइन ऑफ अ रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप। ये हमें डिजाइन दे रखा है किसका? रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप का। व्हेन लाइट पासेस थ्रू अ प्रिज्म, डिफरेंट कलर स्प्लिट एंड डिस्पर्जन टेक्स प्लेस, एंड द सेम थिंग हैपेंस विद अ लेंस बट टू अ मच lesser degree. This is called the chromatic aberration and causes the different colors of light to focus at different points. To overcome this problem, the reflecting telescope was invented. One design of the reflecting telescope is shown below. Why is there no chromatic aberration in the reflecting telescope? तो जो reflecting telescope होता है उसके अंदर कोई chromatic aberration क्यों नहीं होता है? क्योंकि जो लाइट जो होती है वो पास नहीं कर पाती, लाइट पास नहीं कर पाती है थ्रू द सेकेंड मीडियम। लाइट तो बस एक ही मीडियम में पास कर पाएगी ना, तो सेकेंड मीडियम में पास वो नहीं कर पाती, इसीलिए कोई भी रिफ्रैक्शन नहीं होता है और स्प्लिटिंग ऑफ कलर्स भी नहीं हो पाता है। तो स्प्लिटिंग ऑफ कलर्स भी नहीं हो पाता है। नेक्स्ट पार्ट क्या बोलता है? One of the critical factors affecting a telescope is the amount of light it can gather. The more light a telescope can gather, the better the image it produces. What can be done to the lens to increase the amount of light a telescope gather? अगर हमको क्या करना है इसके अंदर कि एक क्रिटिकल फैक्टर है जो इफेक्ट करता है टेलीस्कोप का, कि जितनी ज़्यादा लाइट को वो एंटर करेगा, तो जितनी ज़्यादा वो लाइट एंटर करेगा टेलीस्कोप, तो उतनी अच्छी इमेज प्रोड्यूस होगी। तो क्या किया जा सकता है उस लेंस के साथ ताकि इंक्रीज कर दे अमाउंट ऑफ लाइट अ टेलीस्कोप गैदर?
लाइट गैदरिंग पावर जो होती है किसकी, टेलीस्कोप की, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एरिया ऑफ द ऑब्जेक्टिव लेंस, यानी कि जो ऑब्जेक्टिव लेंस होता है उसका एरिया कितना है। तो हमें इस केस में क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज करना पड़ेगा। तो इस केस में क्या करना पड़ेगा, हमें इंक्रीज करना पड़ेगा डायामीटर को। किसका, अब डायामीटर किसका इंक्रीज करेंगे हम, ऑब्जेक्टिव लेंस का। तो जो ऑब्जेक्टिव लेंस का अगर हम डायामीटर इंक्रीज कर देंगे तो क्या हो जाएगा, उस केस में ज़्यादा पावर को वो गैदर कर पाएंगे। नेक्स्ट आता है, इन द रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप यूजिंग गिवन इन द पैसेज व्हाट शुड बी द डिस्टेंस बिटवीन द टू लेंसेज। डिस्टेंस क्या होना चाहिए, ये किसके बराबर होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए टू द सम ऑफ द फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्टिव एंड आई पीस। तो ये फोकल लेंथ का जो सम होता है उसके बराबर होनी चाहिए। नेक्स्ट आता है, द लाइट दैट रीचेज द टेलीस्कोप कम वेरी फार अवे सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स। तो जो लाइट जो हमारे तक टेलीस्कोप तक जो पहुंचती है वो बहुत दूर से आती है, सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट से आती है। तो उसका रे डायग्राम बनाना है हमें, to show what happens when light from a far away object falls on a convex lens and a concave lens। तो दोनों के लिए बनाना है हमें। तो जब कन्वेक्स लेंस पे आती है लाइट रे, ये हमारा क्या है, कन्वेक्स लेंस है। तो जब लाइट रे यहाँ से आई तो कहाँ जाएगी, फोकस से पास होगी। सिमिलरली लाइट रे आई तो कहाँ से पास होगी, ये फोकस से ही पास होगी। तो जो लाइट रेज इन्फिनिटी से आ रही होती हैं वो फोकस पे जाके मिलती हैं। तो ये कौन सा लेंस था हमारा, कॉन्वेक्स लेंस था। अगर हम वही कनकेव लेंस की बात करें तो कनकेव लेंस में क्या होता है, लाइट रेज जो होती हैं वो डाइवर्ज हो जाती है। तो लाइट रे अगर पैरेलल आई तो क्या हो गई, डाइवर्ज हो गई यहाँ से, लेकिन बननी कहाँ चाहिए थी, उसको यहाँ फोकस पे बननी चाहिए थी। सिमिलरली अगर लाइट रे कोई पैरेलल आई तो कहाँ हो जाएगी, वो यहाँ पे डाइवर्ज हो जाएगी और बननी कहाँ चाहिए थी, यहाँ पे बननी चाहिए थी। तो ये कौन सा लेंस हो गया हमारा, कनकेव लेंस हो गया। ऑलराइट, नेक्स्ट अगर हम बात करें, द लाइट दैट रीचेज द टेलीस्कोप कम्स फ्रॉम वेरी फार अवे सेलेस्टियल बॉडी ऑब्जेक्ट्स। Draw a ray diagram to show what happens when light from a far away object falls on a convex mirror and a concave mirror। अब हमें यहाँ पे क्या यूज़ करना है, convex mirror and concave mirror का यूज़ करना है। तो अगर हम convex mirror की बात करें तो लाइट रेज पैरेलल आती हैं तो क्या हो जाती है, बाउंस बैक। ये फोकस है तो कहाँ आ जाती है, एफ पे। अगर सिमिलरली लाइट रे हमारी क्या हो जाती है, यहाँ से लाइट रे पैरेलल आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस की और ये क्या है हमारा पोल, तो क्या हो जाती है, ये यहाँ से बाउंस बैक हो जाएगी और कहाँ मीट करेगी, फोकस पे जाके मीट करेगी। तो ये हमारा केस किसके लिए हो गया, कॉन्वेक्स मिरर के लिए हो गया। अगर हम कनकेव मिरर की बात करें तो ये हमारा है कनकेव मिरर और ये क्या है हमारी प्रिंसिपल एक्सिस और ये क्या है पोल। ये है फोकस और ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो जब हमारी लाइट रे इन्फिनिटी से आ रही है, सीधी आएगी, फोकस से पास होगी और यहाँ से सीधी आएगी तो यहाँ से भी फोकस से चली जाएगी। तो लाइट रे ऐसी बनती हैं। तो ऐसे ही आप दिखा सकते हैं, इसमें एक दो लाइट रेज और दिखा सकते हैं कि सीधी आई, फोकस से गई, सिमिलरली सीधी आई तो ये यहाँ से फोकस से चली गई। तो ये लाइट रेज आप ऐसे दिखा सकते हैं। ओके, आई होप आपको ये सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ आए होंगे और आप अपनी ऐसी मेहनत करते रहिए। अगर आप कोई अच्छे पर्टिकुलर कंटेंट मुझसे चाहते हैं कि मैं उस पर्टिकुलर कंटेंट पे वीडियो बनाऊं तो आप प्लीज़ मेरे साथ कमेंट बॉक्स में मेरे को बता सकते हैं। रिव्यूज़ भी मेरे लिए बहुत हेल्पफुल होते हैं तो रिव्यूज़ देना मत भूलिएगा मुझे। एंड आई होप आपको वीडियो भी समझ आई होगी। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। टिल देन कीप लर्निंग एंड एक्सप्लोरिंग। बाय बाय।